मित्रों, सबको नमस्कार। हम आज की व्यंग विमर्श की गोष्ठी आरंभ करते हैं। आज व्यंग विमर्श का जो विषय है, व्यंग में विचार का महत्व है। व्यंग धारा सदा से यह कोशिश करती है कि वैचारिकता को महत्व दे। व्यंग में जो महत्वपूर्ण विधा हो आज मानी जा रही है, जिस पर काफी कुछ लिखा जा रहा है और काफी लोग नए नए आ रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं कुछ चीज छूटती भी जा रही है। शायद लोग की अनभिज्ञता है, या जो नए लोग आए हैं उनमें कहीं कुछ कच्चापन है, या जानकारी लेना नहीं चाहते, या अपने को मजबूत नहीं करना चाहते, जो भी है, किंतु कहीं ना कहीं कुछ कम दिख रहा है। और इस कमी पर ही हम विचार करते हैं कि जो विचार हो, जो हम लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या बात होना चाहिए। यह कोशिश हमारी शुरू से रही है। यह व्यंग्यधारा की मतलब 61वीं गोष्ठी है, जिसमें लगभग 7-8 विषयों पर चर्चा भी हो चुकी है, और अन्य दूसरे विषयों पर भी चर्चा हुई है अलग अलग ढंग से। किंतु आज का जो विषय है मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, और इस पे बहुत पहले चर्चा होनी चाहिए था, किंतु अब है समय। और इसके लिए हमारी जो चर्चा हो रही है, उसी चर्चा को श्रेय जाता है। अभी विगत दिनों हमारे समूह में एक विमर्श हुआ था। उस विमर्श में ब्रजेश कानूनगो ने एक बात रखी थी कि व्यंग में विचार होना चाहिए। अगर विचार नहीं है तो वो कहीं ना कहीं लेखन अधूरा है। और आगे भी बात की थी। उस बिंदु को केंद्र में रख के हमने विचार किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और इस बिंदु के चारों तरफ ही हमारा व्यंग घूमता है, और उस पर बात होनी चाहिए। ये सच है कि जब हम बात करते हैं व्यंग की और विचार की बातचीत करते हैं, तो लोग उसको विचारधारा से ले लेते हैं। हर और विचारधारा में भी वो विचारधारा जिसको आज हम परिदृश्य में देख रहे हैं, राजनीति की विचारधारा। व्यक्ति की राजनीति अलग हो सकती है, व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा भी अलग हो सकती है, किंतु जब व्यंग लिखेंगे तो व्यंग की विचारधारा, व्यंग का विचार मनुष्यता के पक्ष में होना चाहिए, शोषित के पक्ष में होना चाहिए, हमारे जीवन मूल्यों, हमारी मानवीय संवेदना के पक्ष में होना चाहिए है। और वह प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास, इनके विरोध में होना चाहिए। और अनेक बात है, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के पक्ष में हमें खड़ा होना पड़ेगा। वो हमारे लेखन में विचार होना चाहिए। हम वैचारिक प्रतिबद्धता तो कर लेते हैं और दिख भी रही है, किंतु आज जो हम देख रहे हैं, लिखा बहुत जा रहा है और बातें भी खूब हो रही हैं, किंतु जो हलचल होना चाहिए समाज में, जो साहित्य जगत में हलचल होना चाहिए, वो गायब है, बहुत सन्नाटा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले आंदोलन होते थे। नई कविता का आंदोलन, कविता का आंदोलन, प्रगतिवादी कविता का आंदोलन, ऐसे अलग आंदोलन, कहानी में आंदोलन होते थे। कहानी का आंदोलन, समांतर कहानी का आंदोलन। और उन कहानियों से, उन आंदोलनों से भले वो कुछ समूह में विचार के लिए रखे जाते थे, किंतु उससे लेखन में जीवंतता बनी रहती थी। हमारा पक्ष स्पष्ट दिखता था कि हम कहाँ पे खड़े हैं। किंतु हम व्यंग बहुत पहले से लिखा जा रहा है, लगभग 400-500 साल की, और उसके पहले की बात कर सकते हैं, किंतु जो विधा का रूप है उसको हम स्वतंत्रता के आसपास मानते हैं। जहां परसाई ने लिखना चालू किया, और परसाई जब आरंभ में लिखते थे तो वो भी कहते थे कि मैं कहानी लिख रहा हूं, किंतु लोग उसको व्यंग्य कहते हैं। और उस व्यंग में एक
समाज के लिए, छोटे तबके के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए और अन्य वर्ग, धार्मिक पखंड है, सांप्रदायिकता, सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं एक विचार मिलता था। एक जो प्रवृत्तियां थी उन पर कहीं ना कहीं एक विचार आता था, और उस विचार की वजह से लोगों ने बोला कि आप व्यंग लिख रहे हो, एक कहानी नहीं है, एक नया फॉर्मेट है। तो इस सब बातों के साथ जब हम बात करते हैं तो ये वैचारिक कहाँ पे हमको खलता है, जब हम पढ़ते हैं आज के समय में व्यंग में, भले नहीं है किंतु 50 55 60 साल की बात हो गई है, और उससे ज़्यादा 70 साल के आसपास की बात हम कर सकते हैं, लगभग स्वतंत्रता के आसपास। किंतु व्यंग में कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं देखा, कोई करंट नहीं देखा। जो हमारी पहली पीढ़ी थी, परसाई जी और जोशी जी और त्यागी जी के बाद श्रीलाल शुक्ल हो गए और अन्य तमाम लोग, उस बाद की पीढ़ियों में कहीं ना कहीं करंट दिखता था, उनके लेखन में करंट दिखता था। और आज हम जो देख रहे हैं कहीं पे भी कोई मतलब करंट ही नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि व्यंग यात्रा जब निकली, एक अच्छी पत्रिका, उसने व्यंग को केंद्र में रखकर बात की, और 2014 के आसपास से 15 से व्यंग आलोचना पे काम चालू किया। सबसे पहले व्यंग यात्रा और जबलपुर की संस्था कहानी मंच के माध्यम से जबलपुर में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रताप सहगल जी, प्रेम जन्म जी और ललित जी आए थे। और उसके बाद जगह जगह उन्होंने शिविर रखे और आलोचना पर बातचीत होना चालू हुई, और वो आलोचना निरंतर चलती चलती अनेक विषयों पे और दूसरे समूह पे भी। आज जो व्हाट्सएप का समूह है, सोशल मीडिया में समूह है, उसमें काफ़ी चर्चा हो रही है, आलोचना पे, व्यंग पे काफ़ी चर्चा हो रही है। ये हमारे लिए सुखद अनुभव की बात है। और उसी कड़ी में आज जो व्यंग विमर्श है, व्यंग में विचार का महत्व है। आज हमारे बीच में चार वक्ता हैं और चारों महत्वपूर्ण हैं अपनी अपनी जगह पे, जिसको हम धाकड़ कहते हैं, भरपूर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हमारे देश शब्द में विद्वान भी हैं, व्यंग के प्रति समर्पित भी हैं। वर्तमान में बेंगलोर से सुधीर कुमार चौधरी जी हैं, पहले वक्ता हैं, और दूसरे रणि देवपुरा, राजस्थान देवपुरा जी से हैं, राजस्थान उदयपुर से हैं, और दिलीप तितरवे जी रांची झारखंड से हैं, और प्रोफेसर शिवराम त्रिपाठी जी रीवा मध्य प्रदेश से हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं और अध्येता हैं। और मैं आज की गोष्ठी आरंभ में सबसे पहले सुधीर कुमार चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। सुधीर कुमार चौधरी जी बहुत स्पष्टता से, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं और अपनी बात को बेलाग कहते हैं। व्यंग भी लिखते हैं, व्यंग पर बात भी करते हैं। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ श्री सुधीर कुमार चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। श्री कुमार चौधरी जी। धन्यवाद सैनी जी। आपने अपने बीज वक्तव्य में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर इशारा किया है, इंगित किया है, और वहीं से बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है व्यंग में विचार का महत्व। कुछ अपने विचार आप लोगों से कहना चाहूँगा। माइक खुल गया। व्यंग का जन्म वास्तव में अपने समय की विद्रूपताओं से भीतर जो आक्रोश उपजता है उससे होता है। तो व्यंग एक तरीके से विरोध का पर्याय है। व्यंग वर्तमान के विकृत चेहरे की शल्य चिकित्सा करने वाला एक पैना नश्तर है, और इस पैने नश्तर में विचार की पैनी धार होना जरूरी है। बहुतरा नश्तर किसी भी तरह शल्य चिकित्सा नहीं कर सकता। इसलिए व्यंग के लिए यह पहली शर्त है कि उस नश्तर में
विचार की धार का बहुत पैनापन हो, बहुत बारीकी हो, तभी व्यंग प्रभावी हो सकता है। एक स्विफ्ट, एक पाश्चात्य विद्वान हुए, उन्होंने व्यंग के बारे में उल्लेख करते हुए कहा है कि व्यंग एक ऐसा आईना है जिसमें अपनी परछाई के अलावा अन्य सभी का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस परिभाषा में वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम कुछ संशोधन करें तो इसको हम यह कह सकते हैं कि व्यंग एक ऐसा वैचारिक आईना है जिसमें समाज में व्याप्त विसंगतियां, विद्रूपता, विरोधाभास, पाखंड इत्यादि स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। तो व्यंग को आमतौर पे ये मानसिकता पहले रही है, अब तो खैर धीरे धीरे कम हो रही है, पर आमतौर पे व्यंग को साहित्यिक विदूषक मान लिया जाता है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि व्यंग को साहित्यिक रूप से शूद्र भी माना जाता रहा है। तो मेरा ये मानना है कि व्यंग साहित्यिक विदूषक नहीं है। व्यंग व्यवस्थागत विसंगतियों के खिलाफ जो आक्रोश उपजता है उसका एक प्रचंड शंखनाद है, उसका एक उद्घोष है। व्यंग एक प्रकार से बौद्धिक असहमति है। व्यंग एक चिंतनमय विरोध है। अगर व्यंग को हम साहित्यिक विदूषक माने तो निश्चित रूप से यह इस विधा के साथ घोर अन्याय है और अज्ञानता का परिचायक है। व्यंग एक प्रकार से विसंगतियों का मंथन है। व्यंग एक ऐसा वैचारिक अनुष्ठान है जिसके द्वारा विष पीकर अमृत का सृजन किया जाता है। तो ये सोचना कि और ये जो अमृत है ये विचार के पात्र में सुरक्षित रूप से संचित रहता है। तो व्यंग एक बहुत गंभीर विधा है और इस विधा में विचार का बहुत महत्व है। विचार शायद व्यंग की आत्मा है। व्यंग विचार के बगैर आत्मा ही नहीं, केवल शरीर है। व्यंग के कई तत्व बतलाए गए हैं। कहा गया है कि व्यंग में मानवीय सरोकार होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, वेदना होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए, मानवीय अनुभूतियां होना चाहिए। सब कुछ सही है, ये सब व्यंग की अनिवार्य चीजें हैं। अगर वेदना नहीं है, शोषितों के प्रति विरोध, शोषण के प्रति विरोध करने का, उत्पीड़न के प्रति विरोध करने का अगर जज्बा व्यंग में नहीं है तो व्यंग अपने आप में वो परिपूर्ण नहीं है। पर इन सब बातों से व्यंग में जीवन नहीं आ पाते। व्यंग में अगर आत्मा है तो ये माना जाता है कि विसंगतियां व्यंग की आत्मा है, क्योंकि विसंगतियां हैं तो व्यंग है। विसंगतियों से ही व्यंग उपजता है। इसके बगैर व्यंग की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो विसंगतियों के इस भयावह घटाटोप में विचार की मशाल जलाकर ये हम व्यंग को खोज सकते हैं। अगर हमारे पास इस अंधेरे में विचार की मशाल नहीं है तो व्यंग तो जन्म ले नहीं सकता, उसको खोजा नहीं जा सकता, ऐसा हमारा मानना है। व्यंग का एक बहुत अन्य महत्वपूर्ण तत्व और माना गया है जिसको कहा जाता है कि गहन चिंतन होना चाहिए व्यंग में। गहन चिंतन से ही सार्थक, सफल और प्रभावी व्यंग उपजता है। दीर्घकालिक शाश्वत व्यंग उपजता है। तो चिंतन की भट्टी में तप कर व्यंग निखरता है और अपना पूरी तरह से प्रभाव छोड़ता है। यह भी माना गया है कि व्यंग में बौद्धिकता होना चाहिए। व्यंगकार अपने बुद्धि तत्व के द्वारा समाज की व्याप्त विसंगतियों को, विरोधाभासों को, पाखंड को, अनाचारों को, अत्याचारों को देखता है और उसे अपनी व्यंग दृष्टि देकर पाठकों के सम्मुख रखता है। तो व्यंग के लिए तर्क होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बौद्धिकता होना चाहिए, गहन चिंतन होना चाहिए। और जहां तक गहन चिंतन है, ज्ञान है, तर्क है, बौद्धिकता है, ये सब विचारों से संबंधित है, विचार से संबंधित है। अगर विचार है तो ये सारे तत्व व्यंग में रहेंगे। तो इसलिए अगर व्यंग में विचार है
तो ये व्यंग की जो परिभाषा के लिए आवश्यक तत्व है उसकी पूर्ति करता है। व्यंग कहा जाए, विचार जो है व्यंग की आत्मा है। विचारहीन व्यंग मुर्दे के समान है। ये व्यंग की अन्य जो तत्व है कि विषय वस्तु, व्यंग की विषय वस्तु है, व्यंग की भाषा शैली है, अभिता है, लक्षणा है, व्यंजना है, और कहना चाहिए शिल्प है। ये सभी बातें व्यंग को महत्वपूर्ण बनाते हैं, परिपूर्ण बनाते हैं, पर व्यंग को सजीव नहीं बनाते। व्यंग में प्राण नहीं फूंक सकते। अगर व्यंग में प्राण फूंक सकता है तो वो केवल विचार है। इन सब तत्वों के साथ अगर विचार उपस्थित है तो व्यंग शाश्वत है, व्यंग सार्वभौमिक है, व्यंग दीर्घकालिक है। पर अगर सारे तत्व हैं व्यंग के और उसमें विचार अनुपस्थित है तो व्यंग अधूरा है, व्यंग प्राणहीन है, प्राण निर्जीव है, व्यंग मुर्दे के समान है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो विचार का बीज है उससे ही व्यंग का बिरवा पल्लवित होता है, प्रस्फुटित होता है, और विचार की जो प्राण शक्ति है उससे व्यंग का जो पौधा है वो विकसित होकर एक कालजयी वट वृक्ष का रूप धारण करता है। अगर विचार है तो व्यंग अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपने पूरे प्रभावोत्पादकता के साथ पाठक की चेतना को झकझोर सकता है। और अगर विचार, व्यंग में विचार नहीं है तो व्यंग अधूरा है, प्राणहीन है, निर्जीव है और मुर्दे के समान है। तो ये तय हो गया कि व्यंग और विचार का अटूट संबंध है। अब हम ये देखें कि समाज में जितनी विसंगतियां हैं, विद्रूपता हैं, जितने ज्यादा पाखंड हैं, जितनी ज्यादा विपरीत स्थितियां हैं, उन स्थितियों से रूबरू आम आदमी भी होता है। उसे मालूम है कि कितना भ्रष्टाचार है, कितना अनाचार है, कितने सिद्धांतहीनता है, कितनी अनैतिकता है। पर होता यह है कि आम आदमी इन सब स्थितियों के साथ जीने के लिए समझौता कर लेता है। वो इनका विरोध में खड़ा नहीं होता। व्यंगकार का ये दायित्व होता है और व्यंगकार का ये धर्म होता है कि ये अपनी रचना के माध्यम से इस जड़ता और नपुंसकता को दूर करने का प्रयास करे। आम आदमी या पाठक की चेतना के धरातल पर वो परिवर्तन का विचार स्थापित कर सके, वो क्रांति का विचार ला सके, तभी व्यंग अपने आप में सार्थक है और जभी व्यंग अपने आप में परिपूर्ण है। और व्यंगकार विचार के माध्यम से ये करने की कोशिश कर भी रहा है। तो व्यंग को विचार प्रासंगिक बनाता है, व्यंग को विचार शाश्वत बनाता है, सार्वभौमिक बनाता है, चिरंतन बनाता है। और यही कारण है कि व्यंग की मारक क्षमता अचूक होती है। व्यंग के भीतर जो वैचारिक बारूद होती है वो विसंगतियों को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इस कारण व्यंग में विचार होना एक अनिवार्य शर्त है। उसके बगैर व्यंग अधूरा होता है। व्यंग एक बैठे ठाले का साहित्यिक कर्म नहीं है। व्यंग एक निठल्लेपन का सृजन नहीं है, वरन व्यंग अपने आप में एक परिपूर्ण, गंभीर, विवेकशील, वैचारिक, सृजनधर्मी साहित्यिक अनुष्ठान है। इन दिनों व्यंग खूब लिखा जा रहा है और शायद पढ़ा भी जा रहा है। हर समाचार पत्र में व्यंग के कॉलम हम देखते हैं, भले ही उसका स्थान उसका सिकुड़ गया है, पर व्यंग में निरंतरता है। और कई नई पीढ़ी के लोग, पुरानी पीढ़ी के लोग तो इसमें लगे हुए हैं, नई पीढ़ी के लोग भी पूरे उत्साह के साथ इस ओर आ रहे हैं, व्यंग लिखने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो व्यंग संभवतः व्यंग को साहित्यिक अमरत्व की संजीवनी मान लिया गया है। यही कारण है कि लोग इसमें काफी बड़ी संख्या में सहभागिता कर रहे हैं। पर हो यह रहा है कि जो व्यंग सपाट बयानी का शिकार हो रहा है, दैनिक जीवन के दैनिक जो घटनाएं उनको वैसे के वैसे ही परोस दिया जाता है व्यंग के नाम पे। समाचार पत्रों की जो हेडलाइंस हैं उनको व्यंग के नाम पे परोस दिया जाता है। व्यंग केवल सतही स्तर पे बड़ी संख्या में ऐसी रचनाएं सामने आ रही हैं। व्यंग सतही स्तर पे बिल्कुल खोखले ढंग से
प्रकाशित हो रहे हैं और पाठकों तक पहुंच रहे हैं जिनका प्रभाव नहीं हो पा रहा है। व्यंग में जो विचार पक्ष है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विचारहीन व्यंग बड़ी संख्या में हम लोगों के सामने आ रहे हैं। सही है, बहुत लोग, कई लोग अपनी पूरी संजीदगी से लिख रहे हैं जिसमें विचार पक्ष प्रबल होता है, पर बड़ी संख्या में सतही रचनाएं भी हमारे सामने आ रही है जिसमें विचार पक्ष की अवमानना हो रही है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि व्यंग से विचार का विक्षेप करना व्यंग की हत्या करने के समान है। तो इसलिए इस ओर बहुत प्रतिबद्ध और बहुत गंभीर प्रयास होना जरूरी है कि नई पीढ़ी को इस बात के लिए समझाया जा सके कि छपने की, प्रसिद्ध होने की लालसा अपनी जगह है, वो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। अगर कोई साहित्य में आ रहा है और वो प्रसिद्ध होना चाहता है, प्रकाशित होना चाहता है, तो उसमें अस्वाभाविक नहीं, पर उसके लिए यह भी जरूरी है कि वो रचना समाचार पत्र की तरह अगले दिन बासी ना हो जाए, वो एक रद्दी के ढेर में ना बदल जाए। उसके लिए जरूरी है कि विचार पक्ष पे पूरी संजीदगी से, पूरी गंभीरता से कार्य किया जाए और विचार पक्ष को अपनी रचना में पूरी प्रबलता के साथ पाठकों के सम्मुख रखा जा सके, तभी इस विधा का समुचित विकास हो सकता है। सैनी जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में उल्लेख भी किया है, उसी बात को मैं अब आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये कहा गया है कि व्यंग व्यक्ति पे केंद्रित नहीं होना चाहिए, व्यंग प्रवृत्ति पे केंद्रित होना चाहिए। इसी तरह व्यंग विचार केंद्रित होना चाहिए, विचारधारा केंद्रित नहीं होना चाहिए। विचार केंद्रित व्यंग और विचारधारा केंद्रित व्यंग में कुछ बारीक अंतर होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अपनी कलम की स्याही में अपने कलम में विचारधारा की स्याही भरकर यदि हम सृजन करते हैं तो वो दीर्घकालिक नहीं हो सकता है। किसी विचारधारा विशेष का चश्मा लगाकर अगर हम रचना लिखते हैं, रचना कर्म करते हैं, तो यह प्रवृत्ति व्यंग को बोना बनाती है, व्यंग के विस्तार में अवरोध पैदा करती है। हम देखें कि यदि गरीबी है, भूख है, शोषण है, उत्पीड़न है, दमन है, विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, विरोधाभास है, पाखंड है, भूख है, अभाव है, इन सब का कोई वाद या कोई पंथ या कोई संप्रदाय नहीं होता है। ये तो एक ऐसी विसंगतियां हैं जो सर्वव्याप्त है। तो इसे किसी वाद से, किसी विचारधारा से इसको देखना और उस पे फिर रचना कर्म करना, मुझे लगता है कि ये व्यंग विधा के साथ न्याय नहीं होता। ये व्यंग को बोना बना देता है ऐसा प्रयास। विचार की नींव पे जो खड़ी की रचना है वही दीर्घकालिक होती है, वही कालजयी होती है और वही पाठक की चेतना को झकझोरने में समर्थ होती है। अब यहाँ ये ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि विचार, व्यंग में जो विचार है वो सहज हो, सरल हो, ग्राह्य हो, संप्रेषणीय हो, पाठक के अंतस में वो सहजता से प्रवेश कर सके। बेहद जटिल विचार, बेहद गूढ़ विचार, अबूझ विचार, ये रचना की प्रभावकता में प्रतिकूल प्रभाव डालता है, पाठक को रचना से और साहित्य से, इस विधा से दूर करने का प्रयास करता है। यदि हम विचार को प्रधानता दे रहे हैं, पर विचार ऐसा हो कि वो पाठक से साथ सहज हो, ग्राह्य हो, पाठक के साथ, पाठक उसको समझ सके। ऐसा अमूर्त विचार, ऐसा जटिल विचार, ऐसा दुरूह विचार जो पाठक को समझ में ही नहीं आएगा, तो वो पाठक उसको पढ़ नहीं सकेगा, समझ नहीं पाएगा, और जो हमारा उद्देश्य है व्यंग लेखन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। पाठक से अगर हम दूरी बना लेंगे इस गूढ़ता के कारण, इस अमूर्तता के कारण, तो वो भी एक विचारणीय प्रश्न है। एक संप्रेषणीय विचार हो, एक ऐसा विचार हो सहजता से पाठक से तादाद में स्थापित कर सके, तो ज्यादा बेहतर होगा और हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यंग में प्रयोग न किए जाएं, प्रयोग किए जाएं, पर प्रयोग ऐसे किए जाएं जो
समझ में आ सके, पाठक की आसानी से समझ में आ सके, और जो रचना कर्म हो वो पाठक को ध्यान में रखकर किया जाए, ना कि आलोचक को ध्यान करके। हम आलोचक को ध्यान में रखकर अगर लिखेंगे और उसको विचार को जटिल बनाने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह हम इस विधा के साथ अन्याय करेंगे। वास्तव में व्यंग विचार से पैदा होता है, पर यह भी सही है कि व्यंग से विचार भी पैदा होते हैं। आप इस बात को समझिए कि व्यंग जरूर विचार से पैदा होता है, पर व्यंग से विचार भी पैदा होते हैं। परिवर्तन का विचार, क्रांति का विचार, शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का विचार, दमन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का विचार, ये विचार, व्यंग का उद्देश्य है कि पाठक के अंतस में ये इस प्रकार के विचार पैदा हो, उसकी चेतना को झकझोर सके हमारे विचार। गूंगी कर दी गई भयभीत जबान में हम विरोध के स्वरों की प्राण स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा कर सकें, यही व्यंग का अभिष्ट लक्ष्य होता है, और ये हम विचार के माध्यम से कर सकते हैं। और इस वैचारिकता को हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस वैचारिकता से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम व्यंग का उपयोग कर सकते हैं। व्यंग का उत्तरोत्तर उत्कर्ष करें, ये व्यंगकार का दायित्व है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो व्यंग के इस दुर्गम पथ पर हम विचार की मशाल प्रज्वलित कर आगे बढ़ते जाएं और इस विधा को सशक्त बनाएं, ये हम सभी का पुनीत कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, आपने विचार और व्यंग के लेकर कई महत्वपूर्ण बात की, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने संकेत किया कि विचार व्यंग की आत्मा है, अगर व्यंग में विचार नहीं है तो वो मुर्दे के समान है। और आज के संदर्भ में जो बात आपने कहा कि बहुत से ऐसे लेख हैं जो कि अखबार की हेडलाइन के आधार पर लिख लिए आते हैं, उन्हें विचार नहीं होता, तो लगभग वो हमको प्रभावित भी नहीं कर रहे, स्पर्श भी नहीं कर रहे, लगभग मुर्दे जैसे काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात रही। और मैं आज के दूसरे वक्ता हैं, रांची से दिलीप तेतरवे जी हैं। आप व्यंगकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं और पत्रकार हैं, एक पत्रिका निकालते हैं वहाँ से, और व्यंग के प्रति समर्पित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है। तो मैं एक बात मुझे बार बार व्यंग के और जो लेखन के संबंध को लेकर टीस रही थी, तो वो मैं अभी एक पढ़ रहा था। खगेंद्र ठाकुर आलोचक हैं और उन्होंने व्यंग के लेखन को लेकर बड़ी लेखक को और व्यंग के संबंधों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं उसको एक दो मिनट में बता चाहता हूं कि लेखक अपने लेखन में के जरिए जो लड़ाई लड़ता है, यह मुख्यतः विचारों और मूल्यों की लड़ाई होती है। विचार आदमी और समाज को आगे ले चलने वाले भी होते हैं और पीछे ढकेलने वाले भी। इसी तरह मूल्य भी हैं जो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। लेखक भी ऐसे हैं जो पीछे ढकेलने वाले विचारों तथा नीचे गिराने वाले मूल्यों का संप्रेषण, बहुत महत्वपूर्ण बात, संप्रेषण अपनी रचनाओं में करते हैं। तो ऐसे लेखक भी हैं जो आगे ले चलने वाले विचारों और ऊपर उठाने वाले मूल्यों को न केवल संप्रेषित करते हैं बल्कि उनके चलते अपने जीवन को संकट में भी डालते हैं। यह व्यंग की प्रकृति है। आप व्यंग लिखोगे, लेखक संकट में आएगा अगर ईमानदारी से विचार के साथ लिखेंगे। और मैं बहुत सम्मान के साथ मैं दिलीप तेतरवे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात को 12 से 15 मिनट में बातचीत रखें। और सभी मित्र जो वक्तागण हैं उनसे अनुरोध है कि अब इस समय में बात रखकर, और अगर कोई चीज छूट जाती है
मैं अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो वो पूरे वक्तव्य के बाद भी हम उनको समय देंगे कि 1 या 2 मिनट में दोबारा भी बात रख सकते हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ दिलीप तिरतुल्य जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सभी को। बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा है आपने, व्यंग में विचार का तत्व। मेरे विचार में विचार ही मानव मूल्य का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी विचारशीलता, विचारों के विमर्श से प्राप्त ज्ञान, अपनी दीर्घजीवी स्मृति, कल्पनाशीलता और सतत संवेदना के प्रवाह में ही सामाजिक प्राणी बनकर अन्य जीवों से अलग हुआ है। और विचारों से हर काल में नूतन मानवीय मूल्य का निर्धारण होता है। हम पुरातन मूल्यों को रचते हैं और नए नूतन मूल्यों को लाते हैं, लेकिन आधारभूत जो विचार होता है हमारे समाज की, जो संस्कृति के रूप में हम जानते हैं, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो परंपराएं, जो मान्यताएं या जो पाखंड आ जाता है हमारे समाज में, हमको उससे अलग होने के लिए विचार करना पड़ता है। और विचारों पर हम किस चीज को तज दिया जाए और किस नई परंपरा को शुरू किया जाए और किस विचार को अग्रसारित किया जाए, यही साहित्य का काम है। लेकिन विचार पर विचार करते हुए मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। विचार क्या है? विचार का स्रोत क्या है? वह क्यों मन में आता है? मनुष्य विचार विनिमय क्यों करता है? विचार विनिमय कैसे करता है? विचार विनिमय के साधन क्या हैं? साहित्य पर समाज आज विचार क्यों नहीं करता है? लेखक आज जनपक्षीय क्यों नहीं है? आमतौर से लेखक जनपक्षीय नहीं रह गया है। मेरे विचार में संपूर्ण साहित्य ही मानव जीवन पर आलोचनात्मक विचार है। व्यंग ही नहीं, अन्य समस्त विधाओं में भी वस्तु क्षेत्र जहां से हम लेके लिखते हैं, वस्तु क्षेत्र से आस्वादित विचार के रूढ़ रूप को सरल रूप में विशिष्ट बनाकर व्यंग्यकार व्यंग्य कथा, उपन्यास आदि लिखता है और लेखन के लिए विशुद्ध व्यंग्य हेतु उपयुक्त कथा भाषा का प्रयोग करता है, किंतु उसकी कथा भाषा में व्यंग्य की शैली समाहित होती है। व्यंग्य एक ऐसी विधा है जो अनंग है। वह कहानी में चली जाए, निबंध में चली जाए, उपन्यास में चली जाए, उसके तत्वों को ग्रहण कर लेती है यह विधा, और तब वह निबंध व्यंग्य निबंध कहलाता है, या कोई कहानी व्यंग्य कहानी कहलाती है, या कोई उपन्यास व्यंग्य उपन्यास के रूप में हम देखते हैं। वस्तुतः किसी भी साहित्य की का जो बुनियाद है वह विचारों से शुरू होता है, क्योंकि विचार उत्पादन और विचार का संपादन ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। इसी साथ साथ चलने के कारण साहित्य का जन्म होता है और हर कोई चाहता है कि मेरा विचार प्रसारित हो, चाहे वह आम आदमी हो या साहित्यकार। विचार की क्रिया का प्रथम चरण है किसी घटना के होने पर परिवर्तन का होना। घटना होगी, परिवर्तन होगा। परिवर्तन अगर विचित्र है तो वह ध्यान आकर्षित करती है, ध्यान आकर्षित करता है, और समस्त संकलित सूचनाओं से जो घटना होती है उससे समस्त संकलित सूचनाओं से एक रिपोर्टाज उसके मन में बन जाता है। उस रिपोर्टाज से गुजरते हुए उसके मन में अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं, अनेक प्रश्न उसके मन में जन्म लेते हैं। यह परिवर्तन क्यों हुआ? इस परिवर्तन के पीछे किसकी शक्ति है? या इस परिवर्तन का कारक कौन है? क्या यह अच्छा परिवर्तन है या यह मानव जीवन के लिए घातक परिवर्तन है? क्या इस परिवर्तन से किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के सामने कारुणिक स्थिति बन गई है? क्या परिवर्तन का कारक तत्व कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, जीव जंतु, संस्था, संस्कार, प्राकृतिक आपदा आदि है, या फिर मानवीय मूल्य है, मानवीय भूल है? बहुत सारी घटनाएं मानवीय भूल से भी हो जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाए कार वगैरह का, ट्रेन का, ये सब मानवीय भूल के कारण होता है। तो
परिवर्तन पर विचार करते हुए बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं और उत्तर ढूंढने के क्रम में अनेक विचार मनुष्य के मन में पैदा होते चले जाते हैं, जो एक दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए हो सकते हैं। विचार एक ही आदमी के मन में दो कंफ्लिक्टिंग थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन लेखक उन थॉट्स के बीच में अपना एक रास्ता निकालता है, और वह रास्ता कैसे निकलता है यह भी देखने की चीज है। विचार या विचारों के उद्भव के बाद मनुष्य उसका विनिमय करने पर विचार करता है। वह किसके साथ विचार विनिमय करे, कैसे करे, वह विचार को बोलकर करे, लिखकर करे या संकेत देकर करे, सब कुछ सीधे कह दे या उसे कोई रूप दे, कोई अन्य रूप दे और उसे दूसरों तक पहुंचाए, या विचार को अग्रसारित या प्रसारित करने से पहले वह अधिक विचार करे कि क्या इससे पूर्व ऐसा कोई विचार पैदा हुआ था, ऐसी कोई घटना हुई थी जिससे ऐसी सूचनाएं सृजित हुई थी और ऐसा एक रिपोर्टाज दिमाग में आया था और उससे ऐसा विचार पैदा हुआ, और ऐसा विचार पहले भी किसी परिवर्तन के कारण बना था, तो उस पर समाज में क्या विमर्श हुआ और तब क्या निष्कर्ष निकला। यानी जिस प्रारंभिक विचार के साथ लेखक विचार मंथन शुरू करता है वह उसके लिए एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है। फिर वह स्मृति आकाश में मंथन करते हुए कभी वर्तमान तो कभी विगत तो कभी भविष्य को निहारता है। इस प्रक्रिया के बाद वह सृजनात्मक हो जाता है और तब उसकी भाषा साहित्यिक, कथा भाषा या व्यंग भाषा हो जाती है। वह मंथित विचार के लिए उचित विधा का चयन करता है और रचना उस लेखक के अंतर्मन में बैठे लेखक की रचना हो जाती है, लेखक की नहीं, लेखक के अंतर्मन में बैठे लेखक की हो जाती है। पत्रकार किसी विशिष्ट परिवर्तन के रिपोर्टाज में जनहित पाकर उसे समाचार बना देता है। उसमें कलात्मकता का अभाव होता है जो कथा भाषा में या निबंध की भाषा में हम देखते हैं। कलाकार उस रिपोर्टाज को जनित विचार से मंथन करते हुए त्रिकालदर्शी हो जाता है और परिवर्तन के काल से जनित करुणा के कारण वह कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, कभी उस विचार को भाव में बदलकर कविता प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक उस विचार के प्रभाव से मानव के मन पर आए परिवर्तनों और उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन करता है। और सबसे बड़ी बात, एक व्यंग्यकार, कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कहानीकार चाहे तो ये तीनों चीज में एक साथ नहीं जा सकता। मनुष्य के मन में जब कोई ऐसा विचार आता है जो उसे उद्वेलित, आक्रोशित, दुखित, पीड़ित करता है तो उसके हृदय में करुणा की धारा बहती है। अगर वह मनुष्य व्यंग्यकार है या नहीं भी है तो भी उसके अंदर सुसुप्त व्यंग्यकार जग जाता है और उसकी अभिव्यक्ति में व्यंग्य की धारा बह निकलती है। व्यंग्य स्पॉन्टेनियस चीज है। जैसे वाल्मीकि ने मानिसार प्रतिष्ठान शुरू किया, तो वो जो वाल्मीकि का जो अनुष्टुप छंद में श्लोक निकला था, उसी तरह व्यंग्य का छंद है। उन्होंने भी आक्रोश में बोला था और व्यंग्य भी आक्रोश के माध्यम से निकलता है। आक्रोश, दुख और पीड़ा जो झेलता है व्यंग्यकार, उस पीड़ा से सृजित होता है। पीड़ा से सभी कुछ सृजित होता है, साहित्य का सारा कुछ। व्यंग्यकार अपने वस्तु क्षेत्र में पीड़ा देने वालों, अन्यायियों आदि को शोध की दृष्टि से देखता है। प्राप्त आस्वादित वस्तुओं को व्यंग्यकार सहेज कर उन पर व्यंग्य करता है, जिसके कारण मन को दुखित, उद्वेलित करने वाला विचार पैदा होता है और कारुणिक स्थिति बनती है। अगर वह आम आदमी है तो उसका व्यंग्य सहज होगा, अगर वह व्यंग्यकार है तो वह घोड़े की ढाई चाल वाली वक्र भाषा से विचार का उत्पादन करता है। परिवर्तन से शुरू हो संपूर्णता में उसकी बकिया उधेड़ता है जो अन्यायी है, भ्रष्ट है, दमनकारी है, लेकिन उसे ध्वस्त नहीं करता। ध्वस्त करने का काम साहित्य का नहीं है, वो व्यंग्य का भी नहीं है। अगर दुखद स्थिति बनाने वाला कोई व्यक्ति है, सत्ता है या सरकार है, तो वह उसे अपनी वक्रोक्ति में लपेटकर व्यंग्य चपेट लगाता है, व्यंग्य के टेढ़े मेढ़े वाक्यों से।
प्रकृति में भी यह प्रवृत्ति है। जंगल के लोग सीधी लाठी नहीं रखते, टेढ़ी मेढ़ी लाठी होती है, उसे आप अगर तेज से घुमाएंगे तो सीटी बजेगी। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए रखते हैं तो उसके एक प्रहार से बाघ की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन सीधी लाठी से नहीं टूटेगी। व्यंग भी शाब्दिक टेढ़ी मेढ़ी लाठी होती है और इसे संभाल कर चलाना होता है, जरूरत पड़ने पर इसका तीव्र प्रहार करना पड़ता है। अतः व्यंग लिखते हुए उसके पैमाने पर उसके व्यंग लिखते हुए यह भी विचार करना आवश्यक है कि व्यंग घातक न हो, वह विचार उत्पादक हो। व्यंग में विचार का उत्सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। व्यंग ही केवल मनुष्य के संपूर्ण जीवन का विकास विचार ही करता है। पुरातन परंपराओं के संपादन और नूतन परंपराओं के निर्माण या संपूर्णता में कहें तो नूतन चेतना के निर्माण के लिए हर घटना या परिवर्तन पर विचार करना और उस पर विमर्श कर विचारों का पुंज बना लेना एक परमावश्यक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया एकल या सामूहिक भी संपादित हो सकती है। विचारक विचार मंथन अपने अनुभवों का असीम विस्तार से अपनी एक कसौटी बनाकर करता है, अपने शोधित विचार रखता है या परिवर्तन पर समष्टिगत विचार प्रस्तुत करता है, या समष्टिगत विचार मंथन का परिणाम होता है। जिस घटना, प्रसंग, कार्यकलाप, वक्तव्य आदि से सूचनाओं से जन्म जिस घटना, प्रसंग, कार्यकलाप, वक्तव्य आदि से सूचनाओं और विचारों का जन्म होता है और जो सूचनाएं रिपोर्ट ताज बनकर मन में व्यथित चिंतित करती हैं, उनसे ही जनित करुणा व्यंगकार के हृदय में वंचितों के लिए संवेदना पैदा करती है। वंचितों के लिए संवेदना, प्रधानमंत्री के लिए नहीं, किसी मंत्री के लिए नहीं, किसी अपोजिशन के लीडर के लिए नहीं, यह जनपक्षीय होता है पूर्णता में, और व्यंग के लक्ष्य को यानी जो आक्रोश पैदा करने वाला स्थिति बनाता है उसके प्रति गंभीर व्यंग करता है, तीखे टेढ़े मेढ़े शब्दों से प्रहार करता है। विचार के जिस साहित्यिक विचार से साहित्य का जन्म होता है वह आधार विचार कहलाता है, जिसे व्यंगकार या कोई भी लेखक अपने अनुभव और नाम से ज्ञान से मंथन से ज्ञानुभव ज्ञान के मंथन से एक अलग रूप देता है, और उसका संवाहक उसकी भाषा होती है। लेखक अपनी जिस भाषा से विचारों को आकर्षक और प्रभावी बनाता है, वह कथा भाषा, साहित्य भाषा या निबंध की भाषा कहें, या हम काव्य की भाषा कहें या व्यंग की भाषा कहें, निरूपित करता है। व्यंगकार सुनी गई बातें, कही गई बातें, विचारों से सृजित बातें, मंथन से अर्जित ज्ञान को चस के तस नहीं परोसता, बल्कि उसे नई बोतल में या नए जाम में ढालकर जनमानस को पिला देता है। फिर जनमानस विचारों से समष्टिगत रूप से सृजित आलेख, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि पर विचार विमर्श करता है, और नहीं करता है इसका मतलब है समाज सुसुप्त हो गया है और वह अपने सामने होती घटनाओं के साथ उसका संबंध नहीं रह गया। सामने से सड़क पर जा रहा है एक बच्चा, कुचल गया, उस छटपटा रहा है, लेकिन कोई नहीं, सब किनारे से निकल जा रहे हैं। यह यहाँ मतलब है कि उसकी विचारशीलता खत्म हो गई है, उसमें संवेदना की शक्ति नहीं है। जिसमें संवेदना होगी वही विचार करेगा। तो मूलतः आदमी का हृदय अगर होगा, संवेदनात्मक होगा, तो वह विचार की ओर जाएगा। विचार भी तब करेगा जब उसमें अनुभव होगा और ज्ञान होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि बिना अनुभव ज्ञान के, समाज के अनुभव के, ये संभव नहीं। बेसी में बैठ करके जो लोग व्यंग्य लिख रहे हैं या जो घर में बंद होकर व्यंग्य लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जरूर नजर आ रहा है कि देश का हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है, कम से कम 90% लोग। इस 90% लोग पर आप विचार छोड़कर अगर आप संकुचित हो जाते हैं 1% लोगों के साथ, हालांकि उन्हीं 1% के कारण 90% की स्थिति खराब है। विचार करने के लिए तथ्य सामने हमारे ये है कि अरबों रुपया स्विस बैंक में जमा हुआ भारत से गया है अकाउंट से, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है स्विस बैंक का, अरबों रुपया निकल के गया। और यहाँ पर
हर गरीब आदमी, हर मध्यम वर्गीय आदमी की जेब अगर आग तलाशी जाए तो बोलेगा कि जेब को हमने सिलवा दिया है, जरूरत नहीं है उसकी, जेब खत्म हो गई है। पॉकेट जितना काटना था बहुत तरह के प्रक्रियाओं से काट लिया। बचा हुआ ठूठ आदमी जो है 90% आदमी, उस पर कौन विचार करेगा? आज प्रश्न ये है। और ये प्रश्न बैंकर के सामने इसलिए है कि बैंकर तात्कालिक परिस्थितियों को छोटे से व्यंग में निकालकर क्रमवार लिख सकता है। लिखने के लिए इतनी सामग्री देकर के रखा हुआ है उन शक्तिशाली लोगों ने, जिन्होंने समाज को तबाह करके रखा हुआ है। व्यंग के जितने भी तरह के हो सकते हैं वस्तु, वह वस्तु बिखरे पड़े हैं, आप उठाइए और व्यंग लिख लीजिए। सब्जेक्ट और विचार का कुछ की कमी नहीं है। मैं यहीं पर अपना विराम कर रहा हूँ। लेख तो काफी लंबा मैंने लिखा था 3 साल पहले, लेकिन मैं यही विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तेतरवी जी, आपने अपने व्यंग आलेख में काफी विस्तार से बहुत सी बातचीत की है और लेख भी, और काफी चीजों का खुलासा भी किया और अनेक बिंदुओं पर अपना पिन पॉइंट किया हुआ है और उस पर बात कर भी रहे थे, किंतु समय की हमारे साथ सीमाएं हैं और उसी सीमाओं पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ बातें जैसे बोली कि व्यंग घातक ना हो, विचार से उत्पादक हो, ये महत्वपूर्ण तत्व है व्यंग के लिए। कि और दूसरी बात की आलेख का जन्म विचार से ही होता है। ये सब चीजें हैं। और आज की हमारी तीसरी वक्ता उदयपुर से रेणु देवपुरा जी हैं। ये व्यंग्य लेखिका हैं और अपनी बात को भी बेलाग ढंग से करती हैं, सोचती हैं और बड़ी बारीकी से विश्लेषण करती हैं। तो मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ रेणु देवपुरा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। रेणु देवपुरा जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो व्यंग का विषय दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यंग में सारा खेल ही वैचारिकता का है, विचार और वैचारिकता का, और ये 2 प्रकार से है। पहला है कि व्यंग जब उपजे, व्यंग से पूर्व विचार करना और व्यंग के दौरान विचार करना, और दूसरा जिसके लिए व्यंग लिखा जा रहा है वो पढ़कर उस पर विचार करने के लिए मजबूर हो, और ऐसा होता है तो तभी हमारा ये विचार का साइकिल पूरा हो पाता है और व्यंग लिखने का उद्देश्य भी तभी पूरा हो पाता है। यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यंग की जो विचारधारा है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, जीवन मूल्यों के पक्ष में होनी चाहिए और पैरोकार होना चाहिए उस अंतिम आदमी का जिसकी कोई और कहीं सुनवाई नहीं है, जो वैसे ही हताश और परेशान है। लेकिन एक बात और भी है कि जब हम व्यंग की बात करते हैं तो व्यंग विचारों की ही परिणति है और यहाँ पर एक एक शब्द विचार से ही उपजना चाहिए। व्यंग का जो पाठक है वो बहुत शिक्षित और प्रबुद्ध होता है और उसके सामने विचार छोड़ अगर कम विचार का भी लिखा जाएगा तो वो कुछ नहीं असर कर पाएगा। विचार ऐसा भी होता है, कभी कभी व्यंग का विचार, कोई विचार आया वो कई दिन तक, कई महीनों तक, कई साल तक बीत जाते हैं, वो पूरा उद्वेलित नहीं हो पाता है। और ऐसा अनेक व्यंगकारों के साथ, मतलब नए व्यंगकारों के साथ ही नहीं, पुराने व्यंगकार जो हैं, जो पुरोधा हैं, उनके साथ भी होता है। और व्यंग के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब तक व्यंग का विचार पूरा ना हो तब तक उसे उकेरा नहीं जाना चाहिए। यानी कि उस पर सबसे पहला महत्वपूर्ण बात ही यही है कि उस पर पूरा विचार करना है, पूरा गहराई से बारीकी से विचार करना है। और जो विद्रूपताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, वो समाज में वो सबको पता है, लेकिन समाज उसको अनदेखा करता है, समाज उसे अनसुना करता है और व्यंगकार उन्हीं चीजों को उसके सामने प्रकट कर दे। वो अनदेखा और अनसुना इसलिए करता है क्योंकि उसके पास में कोई चारा नहीं है, उसके पास में उन चीजों के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं।
तो व्यंग्यकार उनको एक सोच देता है और उनको सोच देने के साथ ही वो उनको ये मजबूर करता है कि यहाँ पे ये नहीं और ये भी हो सकता था, ये होना चाहिए था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या कहना है, क्यों कहना है, किससे कहना है और कैसे कहना है, और ये बिना विचार के हो नहीं सकता। सही जगह पर सही तरीके से सही चोट होगी तभी सुनने वाला तिलमिला भी जाएगा और उस पर कुछ वो विचार भी कर पाएगा। तथ्य जितना ही महत्वपूर्ण है, मतलब तथ्य मीन्स उसकी जो बनावट है वो भी उतनी ही, जो तथ्य है उतना ही जितना महत्वपूर्ण है। विसंगति की पहचान करके उसके जो बारीक सूत्र हैं उन पर ध्यान धरना और अपने ऐसे शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहना जो कड़वे भी हैं और मीठे भी हैं। मतलब कड़वे इसलिए हैं कि उनके जो भाव हैं, जो बात है वो कड़वी है, लेकिन उनके शब्द ऐसे मीठे हैं। कटाक्ष करते हुए चुभते और चुटीले अंदाज में होगा तभी पाठक उस पर विचार कर पाएगा, वो ग्राह्य होगा, वो संप्रेषणीय होगा। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि व्यंग्य सत्ता का पक्षधर नहीं होना चाहिए। अगर वो सत्ता का पक्षधर हुआ तो व्यंग्य सत्ता की नीतियों को कन्फर्म करने वाला होगा और ये गलत होगा, क्योंकि सत्ता क्या है, सीधी सहज तो हो नहीं सकती। सत्ता चाहे वो परिवार की हो, वो व्यक्ति की हो, परिवार की हो, या समाज, देश, दुनिया, कहीं की भी सत्ता हो। मैनिपुलेशन सत्ता का खास गुण है। झूठे वादे, दूषित विचारधारा, प्रपंच, ये उसके तत्व हैं। व्यंग्य इन्हीं को इंगित करता है, इन्हीं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और विचार विलोपित करता है। एक और खास बात है, जैसा कि अभी बात हो रही थी लाठी की, मेरा सोचना है कि व्यंग्य सांप निकलने के बाद पीटी जाने वाली लाठी नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा विचार की जरूरत नहीं होती। व्यंग्य असंगत गतिविधियों की समीक्षा है और वो समीक्षा पूरे विचार के साथ ही होनी चाहिए। अगर विचार पूरा नहीं है, वही बात है कि वो बिल्कुल मुर्दे के समान है, बिल्कुल जैसा कि चौधरी साहब ने कहा। और मेरा तो ये भी सोचना है कि अगर जैसे आप व्यंग्य है वैसे बहुत शेर जैसा समझ, लॉइन जैसा है, लेकिन अगर उसमें विचार नहीं है ना, तो व्यंग्य वाइल्ड लाइफ में जो शेर होते हैं ना आजकल, जिनको पहले से ही खाना डाल दिया जाता है और वो बिल्कुल, आप कभी वाइल्ड लाइफ सर्च कीजिए तो वहां पे वो बिल्कुल कुत्ते की तरह बैठे हुए होंगे, तो वो शेर होते हुए अगर कुत्ते जैसा हो जाएगा तो वो व्यंग्य नहीं रहेगा। उसको बिल्कुल जंगली शेर जैसा ही, उतना ही उसके तीखे नाखून होने चाहिए, उसके तीखापन उसमें होना चाहिए, उसमें पूरा अपनी बात को कह देने जितनी दहाड़ होनी चाहिए। पद प्रतिष्ठा और पैसे के चमकीले इश्तेहारों के पार देखना होता है व्यंग्य। भांति भांति के पाखंडों को विचार के चिमटे से पकड़ना होता है। असंगति को आंकड़ों के विचार के जो चाकू है उससे इसका चीर फाड़ करना होता है, और जो निकलता है उसे विचारों की स्पष्टता और मजबूती के साथ सबके सामने रखना होता है। ऐसा व्यंग्य जब सबके सामने होता है तो पाठक उसके विचार को झकझोर देता है, उसको मजबूर कर देता है, और यही व्यंग्य अपने मकसद में कामयाब होता है। व्यंग्य के माध्यम से आलोचना पढ़ सुनकर भी वो उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हालांकि व्यंग्य नकारात्मकता से उपजता जरूर है, लेकिन ये नकारात्मक विचारों को ढोता हुआ नहीं लगना चाहिए। साथ ही ये क्या व्यंग्य सुधारक के विचार के रूप में होना चाहिए? तो नहीं, मेरा मानना है कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। व्यंग्यकार सुधारक नहीं है, वो सचेतक है, वो पाठक की चेतना जगाने वाला है। वो व्यंग्य की वृत्तियों प्रवृत्तियों को, उनके सामने जो वृत्तियां प्रवृत्तियां चल रही हैं उनके सामने उनको अपने तरीके से रख देने वाला होता है। हाँ, वो उसमें कुछ छोटा मोटा जितना नमक जितना मसाला डाल सकता है, लेकिन वो अतिशयोक्तिपूर्ण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ओवर एग्जरेट करके लिख दिया जाए व्यंग्य तो भी वो पाठक तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी व्यंग्य में
विचार तो जो हम बात कर ही रहे थे कि विचार ही है जो मनुष्य को बाकी जानवरों से अलग प्रजाति बनाता है, और विचार ही है जिसने लुढ़कते हुए उस पत्थर को देखा और हम यहाँ तक पहुंचे। तो विचार तो बहुत जरूरी है, और व्यंग में विचार बहुत बहुत प्रकार से जरूरी है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। सैनी साहब का और तिवारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने के लिए, और सभी जो साथी हैं, मेरे वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो मेरे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेणु जी, आपने व्यंग को और विचार को के जो अंतर संबंध है उस पर काफी महत्वपूर्ण बातचीत की। एक महत्वपूर्ण कि व्यंग नकारात्मकता से उपजता है पर नकारात्मकता को ढोता नहीं है। बिल्कुल जो व्यंग का जो अंतर संबंध है यही एक विचार लेके जाता है कि हम नकारात्मक को उकेले तो जरूर, किंतु उसको संवारे ना, उसको लोगों के सामने जैसा है वैसा प्रस्तुत करें। और आज हमारे विमर्श गोष्ठी के चौथे वक्ता रीवा से सेवाराम त्रिपाठी जी हैं। आप प्रोफेसर रहे हैं, आजकल सेवानिवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं, और कल एक समूह में, समकालीन व्यंग समूह में इनका एक आत्म साक्षात्कार पर चर्चा हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार था जो कि लोगों को प्रेरणा देता है कि आज जो लोग आत्ममुग्धता में डूबे हुए हैं, अपने के सिवा दूसरों की बात करते ही नहीं है, अब सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, वह बात उनमें नहीं दिखी थी। उन्होंने अपने दुख, अपनी बात, अपने कष्ट को बड़े संयत शब्दों में, उसमें कहीं यह भाव नहीं था, हीनता का भाव नहीं था या याचना का भाव नहीं था कि कोई मुझे संवेदना प्रकट करे। एक जोरदार दम के साथ वो अपनी बात कहते थे। और उनका एक महत्वपूर्ण वाक्य जो आज के परिदृश्य में और आज की गोष्ठी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, एक वाक्य था कि आप बेईमान हैं तो शब्द भी छल कपट करते हैं। बेईमान को ईमानदार कहना शब्द से धोखाधड़ी है। अद्भुत चीज है। मतलब आप लेखक होकर अगर अपने विचारों के साथ प्रतिबद्ध नहीं हो, आप अपने समाज के साथ प्रतिबद्ध नहीं हो, आप अपने के साथ हो, तो कहीं ना कहीं आप छल कर रहे हो समाज के साथ, अपने लेखन के साथ, अपने शब्दों के साथ। इसी बात के साथ, इसी चीज के साथ मैं त्रिपाठी जी को बहुत सम्मान आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पर बातचीत करें। समय वही है। त्रिपाठी जी। आदरणीय सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ये तीनों वक्ताओं को, आदरणीय सुनील कुमार जी को, दिलीप केतरवे जी को और श्रीमती रेणु देवपुरा जी को स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं और वो मुद्दे ऐसे हैं जो जरूरी भी हैं। तो इस विचार संगोष्ठी में जो मित्र हमारे शामिल हैं, दूर दूर से और हमसे संबद्ध हैं, मैं उन सबको संबोधित कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं 70 साल का हो गया, अभी तक मैंने विचार पर कभी कोई संगोष्ठी मैंने देखी नहीं, विचार पर कभी कोई गोष्ठी नहीं हुई। और आज भी विचार क्या है, विचार की पैदाइश क्या है,
उसकी हैसियत क्या है, उसका मूल्य क्या है, क्या स्पष्ट हो चुका है? ये भी अभी अंधेरे में है। तो एक तो मेरे मन में ये बात है कि पहले तो हम ये स्पष्ट करें, विचार विचार विचार, तमाम विचार की मालाएं हम रखते हैं, लेकिन विचार क्या है इस पर विचार नहीं करते। तो मेरा अनुरोध है कि मैं थोड़ा सा विचार पर विचार करूं। मित्रों, हमारे पास जो कुछ भी है, ये बन कहां से आया? ये समाज से आया। हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो भी भाषा है, हमारे पास जो भी कहन है, जो भी हम बातें कह रहे हैं, वो सब मित्रों समाज प्रदत्त है। ये सब आकाश से आई हुई बातें, ये हमारे जनजीवन से आई हुई बातें, और ये सारी बातें, विचार की हुई बातें, हमारी जिंदगी से पैदा हुई। मित्रों, जितनी भी कलाएं हैं, राजनीति हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, ये सब समाज से आई हुई चीजें हैं, और इसी समाज में हमें रहना है, और इसी में हमको अस्त भी होना है। इससे बाहर नहीं जा सकते, ना हम अजर हैं ना अमर हैं, हम इसी समाज के साथ हैं, लेकिन इसको ठीक करना चाहते हैं। और ये बातें केवल व्यंग के लिए नहीं है, इस समूची साहित्य के लिए है, और समूची कलाओं के लिए है, और जितने अनुशासन हैं हमारे संसार में उन सब के लिए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इनको एक दूसरे से अलगाया नहीं जा सकता है। ये आपस में इतना द्वंद्वात्मक रिश्ता है, राजनीति का विज्ञान से, समाज से, संस्कृत से, दर्शन से, साहित्य से। हम व्यंग को साहित्य से अलग नहीं कर रहे हैं। और मित्रों, एक मेरा अनुरोध पहले भी मैंने कहा है कि व्यंग को मैं कोई विधा नहीं मानता, वो एक स्पिरिट है, और जो ऐसी स्पिरिट है जो आपको लगातार सचेतित करती है। और मित्रों, यदि हम इस पूरे समाज को, इस जीवन को यदि हम शरीर मान लें और उसमें स्थित आत्मा मान लें, तो मेरी नजर में ये जो विचार हैं, ये उसकी आंतरिक शक्ति है। आज के दौर में इस आंतरिक शक्ति का निरंतर क्षरण हो रहा है, और हम उसको कहना नहीं चाहते। तो एक तो मेरा निवेदन ये था, विचार और पदार्थ, ये जो तत्व हैं, ये हमारे अभिन्न है, लेकिन विचार मस्तिष्क से अभिन्न नहीं है। पर विचार एक पदार्थ भी नहीं है, ये हमको जान लेना चाहिए कि विचार एक पदार्थ भी नहीं है। विचार को, क्योंकि विचार की आप कोई तस्वीर नहीं खींच सकते, कोई फोटो उसकी आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो कोई वस्तु भी नहीं है। तो हमको इस रूप में विचार को देखना चाहिए, लेकिन इसकी भूमिका जबरदस्त है। ये पैदा कहाँ से होता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? समूची दुनिया में जो विचार पैदा हो रहे हैं, इसी से पैदा हो रहे हैं, इसी हमारे 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 जीवन से पैदा हो रहे हैं, और उसके माध्यम भिन्न भिन्न हो रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये जो विचार है मनुष्य के मस्तिष्क में रूपांतरित होता है, और वहीं ये अपनी भूमिका निभाता है। विचारक मार्क्स ने जरूर कहा है कि विचार इसके सिवा कुछ नहीं है, कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है और चिंतन के रूप में बदलता है। और ये चिंतन है, यदि हमारा जीवन है, उसमें मस्तिष्क है, उसमें चिंतन हो रहा है,
तो ये चिंतन है, ये हमें प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है, देश को प्रभावित करता है और दुनिया को प्रभावित करता है, ऐसा मैं मानता हूं। ये मुझे पहली बार लगा कि विचार के बारे में हम पहली बार विचार कर रहे हैं। मित्रों, जो हमारा यथार्थ है, हमारी जो वास्तविकता है, ये छिपाई जा रही है। मेरा अनुरोध है कि हम देखें कि हम यथार्थ को ढक देना चाहते हैं, इसलिए आरोपण बहुत है हमारे जमाने में। व्यंग्यकार कोई आसमान से नहीं उतरा है, वो इसी जमीन का आदमी है, वो इसी धरती पे पैदा हुआ है, इसी जिंदगी ने उसे वो आग दी है कि वो उन सारी चीजों को देखे जो समाज के विरुद्ध जा रही हैं, जो आम आदमी के खिलाफ जा रही हैं। यदि व्यंग्यकार पक्षधर नहीं है, और वो पक्षधर उसको मनुष्य का होना है, साहित्य और अन्य कलाएं या सारी चीजें कभी भी सत्ता के साथ नहीं हो सकती। हम सत्ता के पक्षधर नहीं हो सकते हैं, ये हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पर नहीं या टूटी बिसर गयो है ना। क्या वो स्थितियां हैं? मैं आपके चिंतन के लिए बात रख रहा हूं। क्या वो स्थितियां हैं? हम कहां कहां घायल हैं, हम कहां कहां सताए जा रहे हैं, तो उसका एक संवेद स्वर हमारे पास नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, दूसरी चीज ये है कि हम यथार्थ को देखना नहीं चाहते। यथार्थ को छिपाया जा रहा है, सत्य को ढका जा रहा है, और झूठ को हमारे सामने मंच पर रखा जा रहा है, और हमारा साहित्यकार और व्यंग्यकार इसमें चुप रहेगा। तो उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी वास्तविकता क्या होगी, उस आग का क्या होगा जो व्यंग्यकार के और साहित्यकार के सीने में निरंतर जलती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसलिए जो व्यंग्यकार है या साहित्यकार है वो बहुत सक्रिय आदमी हो सकता है, क्योंकि ये हमें किसी ने कहा नहीं कि आपको व्यंग्य लिखना है, ये हमसे किसी ने कहा नहीं कि कविता लिखनी है। ये हमने अपने लिए एक नई चीज पैदा की है कि हमको व्यंग्य लिखना है, हमको साहित्य लिखना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के पक्षधर हों, लेकिन रोते हुए नहीं, अपनी पक्षधरता के साथ यथार्थ को देखते हुए और झूठ की काट करते हुए। कितने आडंबर हैं! व्यंग्यकार क्यों व्यंग्य लिखता है? जो विरोधाभास हैं, विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, वो किसी को हंसी और मजाक का पात्र नहीं बनाना चाहता। वो समाज में परिवर्तन चाहता है, समाज को बदलना चाहता है, और आमूल चूल। केवल उसका काम चिकोटी काट देना नहीं है, उसका काम केवल मिर्ची लगा देना नहीं है, उसको संपूर्णता के साथ बदलना है। और जब तक हम लेखकों की भूमिका नहीं होगी, तब तक ये यही स्थिति रहेगी। और मित्रों, विचार को ठीक से न समझ पाने के कारण हमारे समय में, हमारे समाज में और हमारे लेखक बंधुओं में भी बड़ी भ्रांतियां काम कर रही हैं। मैं ये अनुरोध कर रहा हूं, भ्रांतियां बहुत काम कर रही हैं। हमको पता ही नहीं है कि हमको किसके साथ खड़ा होना है। हमको आतताई के साथ खड़ा होना है कि हमको जनता के साथ, जिनको पीड़ा दी जा रही है, जिनकी जिंदगी को नरक बनाया जा रहा है, हमको उसके साथ खड़ा होना है कि जो पीड़ा हमें दे रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है। तो मुझे लगता है कि साहित्यकार का, व्यंग्यकार का काम है कि जिनको पीड़ा दी जा रही है उसके साथ हमें हर हाल में खड़ा होना है, और उसकी हमें
सुरक्षा करनी है, उसका कल्याण करना है, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हम तो एक आवाज है, एक आवाज पैदा कर सकते हैं। दूसरी एक बात और मित्रों मेरे समझ में आ रही थी, मैं समझ रहा हूं कि समय ज्यादा ना हो जाए, भाषा के बारे में बड़ी गफलत है, और खासकर व्यंग की भाषा के बारे में। ये मेरा अनुरोध है, हम भाषा से व्यंग बनाना चाहते हैं, उससे विद्रूप पैदा करना चाहते हैं, जीवन से नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि जीवन हमारी असली पूंजी है, उस असली पूंजी के अनुभवों को, बोध ने एक साहित्य की डायरी में 3 चरणों की बात की है रचना प्रक्रिया के। हमने लिखा आज सुबह और शाम को छप गया। हम ऐसे युग में आ गए हैं, इंटरनेट के और ये सारे माध्यम इतनी तेजी से आ गए हैं कि हम अपने ही लिखे को एक दिन नहीं रोक सकते हैं, एक दिन विचार नहीं कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, और वो चीजें तत्काल उत्पादन की तरह वो पैदा हो रही हैं और आ रही हैं, और उसमें वाहवाही और चमक, ये तमाम सारी चीजें आ गई। तो मित्रों, भाषा बहुत बड़ी चीज है, उस भाषा पर हमें विचार करना है। और भाषा ऊपर से नहीं आई है, ये हमारे जीवन के कारखाने से, जिंदगी कारखाने से पैदा हुई है। हम इसकी असलियत को, इसकी ताकत को समझें। मैं और बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं। क्या वजह है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग हमको क्यों इतना प्रभावित कर रहे हैं? उनकी भाषा कोई आयातित भाषा नहीं है। एक रिक्शा जो खींचने वाला आदमी है, एक मजदूर है, एक ट्रेन में जाने वाला जो आदमी है, वहां से उनकी भाषा आई है, और वही भाषा उनके तमाम व्यंगों में फैली हुई है। और वो व्यंग इतने नाटकी हो गए हैं कि उसके अलग अलग तरह से उसके नाट्य रूपांतर करने की जरूरत नहीं होती। तो बार बार ध्यान हमारा वहां जाता है, ऐसा क्या हो गया है? हम व्यंग के लिए व्यंग लिख रहे हैं, वो भाषा के माध्यम से हम व्यंग पैदा कर रहे हैं, विद्रूप पैदा कर रहे हैं। ऐसे तो असर हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे मूल्य में नहीं होने वाला है, जब तक वो आग जो है, यदि मेरे पास है, लेखक के पास है, तो वहां भी जलनी चाहिए। और यदि नहीं जलती है तो हमारे लेखन का कोई असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। मित्रों, भाषा हम चाहे बोल के लिखें या लिख के लिखें, भाषा में उस शब्दों में जीवन होता है, आग होती है। ये कोई ठंडी चीजें नहीं है। प्रेम में भी आग होती है। लोग समझते हैं प्रेम में आग नहीं होती है, प्रेम में भयानक आग होती है। जब दो प्रेम करने वाले जलते हैं तो क्या होता है, ये हम सभी को पता है। तो मित्रों, भाषा का जो हमारा रिश्ता है वो जीवन के यथार्थ से है, और भाषा का जो रिश्ता है वो विचार से भी है। यदि आपके पास संतुलित विचार हैं, यदि आपको समाज को बदलना चाहते हैं, तो ये शब्द आपकी तोप और तलवार की तरह बहुत मारक होंगे। उनकी जो परसाई जी के व्यंग और परसाई जी की भाषा क्यों जलती है? एक रिक्शा वाला भी पढ़ता था, तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, लोग उदाहरण देना बंद कर चुके हैं। परसाई जी का लोगों ने उदाहरण देना बंद कर दिया है। मार्क ट्वेन ने क्या कहा है, चार्ली चैपलिन ने क्या कहा है, और क्या अपने अभिनय के माध्यम से कितनी चीजें उन्होंने सिद्ध की। तो वो सारी चीजें हम कहते कुछ हैं और करते, हमारी कथनी और करनी का जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। एक एक आदमी में 20-20 आदमी जो रह रहे हैं ना, हम व्यंग भी लिख रहे हैं, हम फलाना भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई आग पैदा नहीं होती है। जैसा दुष्यंत कहते हैं कि आग चाहे जिसके सीने में है, यदि वो आग है तो उसे जलना चाहिए, और हमारे अंदर आग नहीं है तो दूसरे के अंदर कैसे जलेगी? जब हम स्वयं फुस हो गए हैं,
उसमें कोई ताकत नहीं है, तो दूसरा उससे कैसे प्रभावित होगा? ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मेरा अनुरोध है कि हम इस पर विचार करें। हम केवल विचार पर विचार न करें, इस पर भी विचार करें कि हमारी भाषा क्या है, उसका उपयोग कैसा है, और उसकी पकड़ क्या है, उसकी पहुंच क्या है, उसकी व्यापकता क्या है, और उसका विस्तार क्या है। भाषा मित्रों, मुझे लगता है बहुत सक्रिय चीज है, लेकिन वो ऐसे पैदा नहीं होती, वो जीवन से आती है, हमारी जिंदगी से आती है, हमारी जिंदगी के यथार्थ से आती है। उस यथार्थ को झूठ ढक रहा है, आडंबर ढक रहे हैं, अंतर विरोध और विसंगतियां ढक रही हैं। इससे लोहा लेने का काम तो व्यंग्यकार को या साहित्यकार को ही करना होगा, अकेले व्यंग्यकार को नहीं। व्यंग्यकार कोई अलग से चीज नहीं है। व्यंग्य तो एक स्पिरिट है, वो कविता में भी आती है, कहानी में भी आती है, नाटक में भी आती है, संस्मरण में आती है। मैं देखता हूं कि मेरे गांव के तमाम मजदूर लोग और छोटे छोटे लोग ऐसी व्यंग्य की बातें करते हैं जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत क्षमा मांगते हुए आप लोगों के साथ, कि हमारे व्यंग्यकार मित्र भी पैदा नहीं कर पाते। ये जो फांक आई हुए, ये जो चमत्कार आए हुए हैं, ये हमारे लिए सबसे घातक है। मित्रों, हम किस विचार की बात कर रहे हैं? हम कौन से विचार की मसाल जलाना चाहते? तो मित्रों, वो जो मसाल है जन पक्षधरता, यदि हमारे पास जन पक्षधरता नहीं है, यदि हम जनता के साथ नहीं है, जनता के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ नहीं है, तो हमारे लिखने का कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है 2 कौड़ी की। चाहे हम 25 किताबें लिख मारे या 100 किताबें, ऐसे ऐसे लेखक हैं हमारे मित्र जो 100 किताबें लिख रही हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है, न उनकी कोई जान है न पहचान। तो मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इसको समअप करूं, तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। इसको किस वाद में आप देखें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लेखक का जो कमिटमेंट है, उसकी जो प्रतिबद्धता है, वो जनता के साथ है, सरकार के साथ नहीं है। ऐसा मेरा स्पष्ट अभिमत है। यह जो प्रतिबद्धता है, हमारी कमिटमेंट है। और मित्रों, जैसा हमारे पुरखे भवभूति ने कहा था कि मेरा कोई भी समान धर्मा होगा वो मुझे खोज लेगा। परसाई को आज हम क्यों खोज रहे हैं? चार्ली चैपलिन को आज हम क्यों खोज रहे हैं? प्रेमचंद को हम क्यों खोज रहे हैं? कबीर को क्यों खोज रहे हैं? इसलिए कि इनमें वो आग है, और सच्ची आग है। प्रेमचंद को पता है कि चिमटा कहाँ है, हल कहाँ है, चूल्हा कहाँ है, अरगसनी कहाँ है। ऐसे चीजों को उन्होंने हस्त बिल्कुल जैसे हमारे हाथों में सौंप दिया। वो हामिद का जो चिमटा है ईदगाह का, वो क्या हम भूल सकते हैं? ऐसे थोड़ी रचे जाते हैं चरित्र। परसाई के जो चरित्र हैं, आप देखिए, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, या अन्न की मौत देखिए, या अन्न का सुख देखिए, ये जो उन्होंने लिखे हैं, तो जो पूरी सामाजिक संलग्नता है और जो यथार्थ है हमारे जीवन का, उन्होंने बहुत 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 से लोगों के साथ लुआ लिया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आप सब लोग व्यंग्यकार हैं, बस 1 मिनट में। व्यंग्य का रिवाज तो अच्छा है मित्रों, बड़ी स्वीकारता है, लोकप्रियता है, लेकिन उसके चाल चलन में कहीं गफलत है या घपला है। स्वीकार्यता है उसकी, उसमें जनसंवेदी भाषा भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें एक यथास्थितिवाद है। इसी से हमें टकराना है। यदि हम व्यंग्य को मूल्यवान और धारदार बनाना चाहते हैं और आग की तरह उसको जलाना चाहते हैं, तो उसमें पैदा करना चाहते हैं जिससे एक हलचल पैदा हो समाज में बदलाव आए, उसके लिए जरूरी है कि हम व्यंग्य को व्यंग्य की तरह अनुभव करें। मैं आप सभी मित्रों का, तिवारी जी सुन रहे हैं,
और हमारे संतोष करे जी सुन रहे हैं, बड़े आदरणीय लोग सुन रहे हैं, मित्र सुन रहे हैं, संगी साथी सुन रहे हैं। मैं सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और आशा करता हूं कि व्यंग की जो ये धार है इसको हम जीवंत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने व्यंग के विचार क्या होना चाहिए उस पर अपनी बात रखी और व्यंग में विचार के महत्व पर बात रखी, और आज जो लेखकों में भ्रांतियां हैं उस पर भी अपने विचार रखे कि लेखक को पता ही नहीं है कि वो क्या लिख रहे हैं, किस पर लिखना चाहिए, जो पीड़ा दे रहा है उस पर लिखना चाहिए या जो पीड़ा ग्रहण कर रहा है उस पर लिखना चाहिए। ऐसे बहुत से लेख हमने अभी इन दोनों पढ़े हैं कि जो शोषक को बचाकर शोषित पर व्यंग लिखे गए। अद्भुत चिंता की वाली बात है। तो आपने कभी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत की कि व्यंग की भाषा क्या होना चाहिए, व्यंग की और भाषा में विचार कैसे आना चाहिए, ये सब बातों को आपने विस्तार से बात रखी है। अब समय हमारे दिशा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैं आज हमारे विमर्श में 4 वक्ता थे। सर्वप्रथम बेंगलोर से सूर्य कुमार चौधरी जी, रांची से दिलीप तेतरवे जी, उदयपुर से रेणी देवपुरा जी और रीवा से सेवाराम त्रिपाठी जी। उन्होंने अपने बात रखी और हम अब मित्रों के साथ चलते हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। वो हाथ खड़ा करके भी संकेत कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या जो मुझे लगेगा तो मैं वैसे बुला सकता हूँ। अभी मैं अरुण खरी जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपने 2-3 मिनट में अपनी बात रखें। अरुण खरे। नमस्कार सभी को, आवाज आ रही है जी? मैं 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा, 2 या 3 मिनट में। ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है क्योंकि सब लोगों ने इतना कुछ बोल दिया, इतने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हो गई। व्यंग में विचार की महत्ता क्या है, तो मैं जो कहना चाहता था असल में उसकी शुरुआत तो त्रिपाठी जी ने कर दी कि विचार तत्व की अपन व्यंग में बात कर रहे हैं, लेकिन विचार क्या है इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई। और मेरा भी ये मानना है कि विचार कैसे उपजा इसके बारे में शायद कहीं पे कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी। विचार आते कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई विचारों की, और किसी भी साहित्य में विचारों की महत्ता से तो इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना विचारों के तो एक पंक्ति भी नहीं लिखी जा सकती। अगर हम कोई घटना देखेंगे तो उस पर विचार आएंगे तभी हमारे मन में कुछ जगेगा कि हम लिखने की कोशिश करेंगे। बिना विचार के तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, बिना विचार के तो कोई संभव ही नहीं था। अगर न्यूटन ने सेव गिरते हुए नहीं सोचा होता कि ये सेव नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया, तो दुनिया को आज तक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी नहीं मिला होता। अगर राइट ब्रदर्स ने ये नहीं सोचा होता कि पक्षियों की तरह मैं भी उड़ सकूं, अगर उसके मन में ये विचार नहीं आया होता तो शायद हवाई जहाज भी आज तक नहीं बन पाए होते। तो बिना विचार के तो कोई चीज, कोई रचना, कोई भी कला, कोई साहित्य, मतलब कुछ भी संभव ही नहीं है। तो विचार का महत्व तो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। बात हमारे ख्याल से विचार के महत्व के पक्ष में बात करने से ज्यादा बेहतर ये होता है कि विचार किस तरह की रचना में आए। जो आदरणीय त्रिपाठी जी ने बोला कि जन सरोकार और जन पक्षधरता की जो बात करेंगे, विचार विस्तृत सरोकारों को लेकर लिखे जाएंगे रचना में, वो रचना प्रभावी भी होगी और शाश्वत भी रहेगी, कालजयी भी बनेगी। लोग परसाई को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जन सरोकारों की बात अपनी रचनाओं में की, जन पक्षधरता की बात अपनी रचनाओं में की। आज जो लोग ऐसे अंग लिख रहे हैं और जो क्षणिक घटनाओं पर त्वरित टिप्पणियों के रूप में जो लिख रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो समय के साथ 2-4 दिन में वो विचार समाप्त हो जाता है, उस रचना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो हमको बात विचार किस तरह की रचना में समावेश हो, इस पर ज्यादा चर्चा होना चाहिए थी।
क्योंकि बिना विचार के तो चाहे रचना अच्छी हो चाहे बुरी लिखी जाए, बिना विचार के तो हम लिख ही नहीं सकते, मेरा ये मानना है। और ये हमारे ख्याल से सभी लोग इसको स्वीकार करेंगे कि बिना विचार के कोई चीज लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक विचार नहीं आएंगे हम लिखने का प्रयास भी नहीं कर सकते, हम लिख भी नहीं सकते। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि आप सबको सुनकर के मेरे मन में विचार आया कि कुछ कहूं, इसलिए मैंने कहा। धन्यवाद। धन्यवाद खरे जी। ये तो बात सही है कि विचार पर बात होनी चाहिए थी, किंतु हम लोग साहित्य जगत में और साहित्य में भी हम व्यंग्य प्रति केंद्रित हैं, समर्पित हैं, तो हमारा विचार सिर्फ व्यंग्य पर ही केंद्रित हो जाता है। एक बात और बोलूं, मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं और जो विचार की उत्पत्ति है मनोविज्ञान की विषय का बात है। आपको बहुत स्पष्ट मेरा मानना ऐसा है कि विचार मनोविज्ञान का विषय है कि विचार कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं और उसको क्या आगे बढ़ाए जाते हैं, उसको कैसे रोके जा सकते हैं। ये सब चीजें, विचार को रोकना भी एक मनोविज्ञान है। और हमारे जो योग में सिखाते भी हैं कि विचार को हम अपने को कैसे डाइवर्ट कर दें, जो खराब विचार आ रहे हैं और अच्छे विचार को लिया, ये सब चीज। तो ये एक अलग विषय हो जाता है। हम व्यंग्य पे आते हैं और व्यंग्य पर जो विचार है और विचार के साथ हमारी जो पक्षधरता है वो तय करती है हमारे विचार को कि हम किस ढंग से विचार कर रहे हैं, हम किसके साथ खड़े हुए हैं। और यही हमारा मूल उद्देश्य भी है और हर लेखक का उद्देश्य है, चाहे वो कविता का हो चाहे वो कहानी का भी हो। किंतु व्यंग्य सीधे जनता से जोड़ता है, विसंगतियों से जोड़ता है, तो व्यंग्य में यह बात प्राथमिकता से कही जाती है। और क्योंकि मैं आरंभ में कहा था कि इस विमर्श के विचार को विमर्श में लाने के लिए जो बात आई थी, जो सूत्र हमको मिले थे, वो पिछले विमर्श में ब्रजेश कानून जी ने कहे थे। उसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से ढाल के उसको आज रखा हुआ है। कानून जी, ब्रजेश जी से मैं आग्रह करता हूँ, अगर वो कोई बात कहें तो एक दो बार अपनी बात करें। जी धन्यवाद सैनी जी, बहुत आभारी हूँ कि आज विचार पे यहाँ पे चर्चा हुई। हमारे सुधीर कुमार चौधरी जी, दिलीप तेतरवत जी, रेणु जी और अंत में सेवाराम जी त्रिपाठी साहब ने बहुत वैचारिक रूप से जो समापन किया इस गोष्ठी का और बहुत अच्छे से विस्तार से इस पर बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये मानना है कि विचार तो व्यंग्य में जरूरी है, ये तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन व्यंग्य में विचार का निर्वहन के जो मैं 3 घटक मानता हूँ, उसमें एक तो ये है कि हम विषय जो है वो समकालीन मुद्दे, या जो त्रिपाठी जी ने भी कहा कि जो यथार्थवादी प्रश्न हमारे समाज में इस वक्त हैं वो किस तरह से उभर के आते हैं। दूसरा, जब विषय मिल गया है तो हो जो घटनाक्रम है या जो प्रसंग है या जो विचार है, उस विचार को, उस चीज को हम किस दृष्टि से देखते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर ये सब है, दृष्टि तो बहुत सारी हैं, तो हमारी पक्षधरता क्या है। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजें जो हैं ये हमारे व्यंग्य में विचार को लेकर इस पर हमारी चीजें निर्भर करती हैं कि विषय समकालीन क्या विषय है, यथार्थवादी प्रश्न क्या है, हमारी दृष्टि क्या है उन चीजों को देखने की, और फिर देखने के बाद हमारी पक्षधरता क्या है। तो ये मैं समझता हूँ कि यही हमारी गोष्ठी का आज बहुत बड़ा विषय था। हम विचार पे जरूर केंद्रित हुए, लेकिन हम व्यंग्य में विचार को किस तरह से लेंगे, तो ये 3 मुद्दे मुझे लगते हैं। अब जैसा कि सर ने बताया कि व्यंग्य जरूरी नहीं केवल व्यंग्य विधा में ही आए, व्यंग्य तो हर जगह आएगा। तो मैं कहना चाहता था कि जिस दौर में टेक्नोलॉजी का विकास हो गया हो, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया हो, कोई व्यंगकार पत्नी द्वारा बेलन से पति की खोपड़ियां तोड़ डालने जैसे विषय पर कलम घिस रहा है, तो उसे कैसे मान्यता दी जाना चाहिए। ये एकमात्र उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण होते हैं। ये समझ जो मैं कहना चाहता हूँ
तो वो यही है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के बाद समाज में कई बदलाव हैं कि कहा कि विचार भी समाज से ही उत्पन्न होता है। तो जब समाज बदल गया है तो विचार भी बदलेगा। पाखंड, धूर्तताएं, चालाकियां, सांस्कृतिक प्रदूषण के आगमन के साथ समाज का नैतिक अवमूल्यन भी, बाजारवाद ने हरेक वस्तु को बिकाऊ, यहाँ तक कि देह, आत्मा और मूल्य तक की बोलियां लग जाने को अभिशप्त किया है। परिवारों में रिश्तों और में मधुरता और सम्मान के साथ छोटे बड़ों के बीच का कोमल और संवेदन सूत्र टूटने लगा है। घर के बुजुर्ग हाशिए पर हैं। दुनिया को जीत लेने की किसी शहंशाह की ख्वाहिश की तरह राजनीति के नायक महानायक किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देते हैं। सत्ता सुख की खातिर अपने पितृ दलों को डूबते जहाज की तरह कभी भी त्याग देने में नेताओं प्रतिनिधियों को कोई परहेज नहीं होता। असहमति किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है। आश्वासन और विश्वास जुमलों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे में या हिंदी भाषा को ही ले तो भाषा की बात सर ने करी, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को नष्ट भ्रष्ट करने में उन्हीं संस्थाओं और अखबारों की मुख्य भूमिका दिखाई देती है जिन पर उनके संरक्षण की उम्मीद लगी है। नए समय के बड़े बहुत सारे नए सवाल हैं जिन पर गंभीरता से व्यंग लिखा जाना चाहिए। ये समय, जैसा कि त्रिपाठी साहब ने भी कहा, कि रम्य रचनाओं का समय नहीं है, या संपादकीय टिप्पणियों की तरह या रिपोर्ट की तरह या अखबार भर में छप जाने की तरह कि आज लिखा और कल सुबह हम देख लें। अखबारों की सुर्खियों से जो लिखे जा रहे हैं उसमें विचार कहाँ है, जो मूल प्रश्न यही है। और विचार का प्रश्न, वो जो एक कहा भी गया था पूर्व वक्ता ने कि विचार और विचारधारा में बड़ा बारीक सा अंतर होता है। विचार और विचारधारा में बारीक सा अंतर वही पक्षधरता का अंतर होता है। बाकी विचारधारा के बगैर तो विचार भी नहीं है, क्योंकि विचारधारा भी तीन चीजों पर, जब मैंने बताया कि विचारधारा जब आएगी तो जब तक हम उसको किस तरह से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, निर्वाह कैसे करते हैं, इसके बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है। तो विचारधारा भी होती है, विचारधारा दक्षिणपंथी हो सकती है, वामपंथी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन अंत में जाकर निर्णय तो यही होता है कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं, किन विषयों के पक्ष में खड़े हैं, किस शोषण के खिलाफ खड़े हैं। तो ये हमारी पक्षधरता जब तक नहीं होगी, विचार का कोई महत्व नहीं है। तो विचार के साथ पक्षधरता अवश्यंभावी है, होना ही चाहिए, तभी व्यंग में विचार की आत्मा प्रवेश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद विदेश जी। अब मैं राजेंद्र वर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि वो 1-2 मिनट में अपनी बात रखें। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। देखिए, हम अगर आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो एक विचार ही है कि बैंक के प्रति हम लोगों का लगाव, ये एक विचार है और उस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विचार तो हमारे कार्यकलापों में शामिल रहता है। जहाँ तक व्यंग में विचार के महत्व की बात है तो वो काफ़ी बातें कही गई हैं और अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विचार है, सरोकार है, पक्षधरता है, चिंतन है, सब एक ही बातें हैं। और कुल मिला के कि व्यंग में जो बात कही जा रही है कि विसंगत के आपने देखी, कोई विचार उठा, उस विचार को उठा, वो तो उत्पत्ति की बात होगी, विचार की उत्पत्ति हुई। अब उस विचार को आप आगे कैसे बढ़ाते हैं और उसकी निष्पत्ति कैसे करते हैं, उसका समापन कैसे करते हैं, ये विचार की भूमिका वहां पर आपको हाथ में है। कैसे आपको विचार के साथ एक न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी है। अब विचार स्पष्ट हो सकते हैं, अस्पष्ट हो सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, ये शिल्पगत बात है। लेकिन कुल मिलाकर जो एक पक्षधरता है वो व्यंग में जब तक नहीं दिखेगी, चाहे वो शुरू में दिख जाए, चाहे बाद में दिखे, या एकदम आखिर में दिखे, तब तक वैचारिकी का कोई महत्व नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो अभी काफी बातें हुई हैं विचार में, दो स्तरों पर ये बात भी आई है और मुझे अच्छी लगी ये बात, मैं दोहराना चाहूंगा कि विचार 2 स्तरों पर काम करता है, एक लेखक के स्तर पर और दूसरे पाठक के स्तर पर। जब वो पढ़ता है उसके ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है आपके विचारों का, तो उसमें फिर विचार क्रियान्वित होते हैं या उसके क्रियान्वयन के लिए एक परिवेश बनाते हैं। तो ये एक विचार 2 स्तरों पर काम करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और
मुझे लगता है कि आज की जो वार्ता हुई है उसमें एकेडमिक बहुत ज्यादा बात हो गई है। कोई उदाहरण देकर के बात की जाती कि भाई ये देखिए ये विचार पक्ष इस तरह से है, यहाँ देखिए इस तरह से काम कर रहा है, ये देखिए नहीं कर रहा है। कम से कम 2 उदाहरण आ गए होते 4 वक्ताओं के बीच में तो मुझे अधिक तसल्ली होती। और जब जैसे भाषागत बात उठाई गई, मुझे लगता नहीं है कि विषय के अंतर्गत बात थी। अब आप विद्वान हैं तो आप कुछ भी बोलते जाइए, एक अलग बात है। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि हमारे विद्वानों को ये देखना चाहिए कि क्या विषय है और विषय पर बात रखनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, धन्यवाद। धन्यवाद राजन जी। अब मैं हमारे वरिष्ठ खरे जी हैं, संतोष खरे जी, अगर वो कुछ बोलना चाहें, जो सुना है जिक्र है, बहुत आदर के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। संतोष खरे जी। खरे सर अपना माइक ऑन करिए। संतोष खरे सर माइक ऑन। हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। हाँ, सैनी जी और रमेश तिवारी जी, ये देखिए मैं गोष्ठी में शामिल होता हूँ सुनने के लिए और आप मुझे बोलने के लिए कह देते हैं, तो मेरे सामने बड़ी मुश्किल ये हो जाती है कि भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें जब हो चुकी हैं तो उन्हीं बातों को मैं रिपीट करूँ, उसका क्या मतलब है? जैसा कि अभी राजेंद्र वर्मा जी भी कह रहे थे कि और भी लोगों ने कहा कि इतने अच्छे लोगों ने इतनी अच्छी बातें कही, मुझे सबकी बातें करीब करीब अच्छी लगी हैं। सुधीर कुमार चौधरी जी ने, दिलीप तेतरबे जी ने, रेणु देवपुरा ने, शिवराम त्रिपाठी ने और उसके बाद अरुण खरे ने, ब्रजेश कानूनगो ने, राजेंद्र वर्मा ने, ये तो वक्ता थे। तो इन्होंने जो बातें कही वो बस केवल अब मैं एक सेंटेंस बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसा कि अभी राजेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कुछ उदाहरण दिए जाए, ये ऐसा कुछ मुझे भी लग रहा था कि विचार के लिए यदि उदाहरण के साथ यदि कोई बात कही जाए तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हम जैसे सामान्य लोगों के, सामान्य लेखकों की समझ में ज़्यादा बात आए। जैसे यदि हम अपने पहले के व्यंग्यकारों की रचनाओं को देखें तो उन रचनाओं के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उनकी रचनाओं में विचार किस तरह से अंतर्निहित था, चाहे वो कबीर के दोहे हों, हरिशंकर परसाई की रचनाओं हो। अब देखिए परसाई की रचनाओं में जो विचार जिस तरह से प्रस्फुटित हुए हैं उस तरह के विचार शरद जोशी की रचनाओं में प्रस्फुटित नहीं हुए। रविंद्र त्यागी के जो विचार है वो कुछ और ही हैं। श्रीलाल शुक्ल के जो विचार है वो तो निश्चित रूप से राग दरबारी वगैरह बहुत अच्छा उनका रहा। तो ये जो विभिन्न लेखकों की रचनाओं के माध्यम से जो विचार आए हैं उन विचारों पर भी यदि कुछ विचार किया जाता तो शायद ये ज़्यादा समझ में बात आती। एकेडमिक बहस हो गई है तो ठीक है, जब चूंकि विचार पर बहस हो रही है तो एकेडमिक तो होगी ही, तो एकेडमिक बहस भी काफ़ी सार्थक हुई है। बहरहाल सैनी जी से मैं कहूँगा कि मुझे बोलने भी ना कहा करिए, मुझे सिर्फ सुनने दीजिए, मुझे इसी में बड़ा मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका माइक ऑफ है सैनी जी। खरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं हम आपके सामने जब बैठे रहते तो हमारी इच्छा होती सुनने की है, हमें मालूम है कि आप बिल्कुल बैठे थे हैं, किंतु एक आवाज सुनने का सुख भी होता है और वो सुख लेना चाहते हैं। बातचीत तो हो रही है, सब कुछ हो रही है, किंतु लोग बोले हैं और हम कुछ सिर्फ जब सूखा विमर्श नहीं है, हमारा आपसी संबंध बनाने का माध्यम भी है। हम इसलिए अनौपचारिक ढंग से बात करते हैं और आप बोलते रहेंगे कि हमें ना बुलाएं और हम अब बुलाते रहेंगे। ये हमारा जो संघर्ष है एक पीढ़ी का वो चलता है समझे हैं। और मैं तिवारी जी से आग्रह कर रहा हूँ और तिवारी जी के बाद मैं राजशेखर चौबे जी से कहूंगा कि आभार प्रदर्शन के लिए तैयार रहें, समय काफी आगे बढ़ रहा है। तो मैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि आज की जो बातचीत हुई है और आप क्या सोचते हैं विचार के माध्यम। धन्यवाद। और बाकी साथी भी अगर कुछ कहना चाहेगा तो संक्षेप में हाँ, आपके बाद में भी ले लेंगे आभार प्रदर्शन के पहले। तो व्यंग्य में विचार का महत्व को लेकर मुझे ये लगा, और बहुत सी बातें जो मैंने सुनी मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मुझे ये
समझ में आया कि जो रचनाकार है वो कोई सी एक चीज है जो खूबसूरत सी चीज बनाना चाहता है, और वो जो चीज बनाना चाहता है वो चीज तो बनाता है, लेकिन उसके पीछे का जो आइडिया है वो आइडिया क्या है। जो वो आइडिया कई स्तरों पर हो सकता है कि वो किसके लिए बना रहा है, किस उद्देश्यों के तहत बना रहा है। अब ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, वो विचार बहुत जरूरी है। और मैंने इसमें देखा कि जो टिप्पणियों में आ रहा था कि सभी साहित्यिक रचनाओं में विचार होता है। अगर सभी साहित्यिक रचनाओं में विचार होता है तो शायद फिर हम आधुनिक साहित्य के विचार को समझने की कोशिश करें कि आज जब हम विचार की बात करते हैं तो आज विचार का मतलब क्या है। आज विचार का मतलब राम की जय या रावण की जय। जय तो एक है, लेकिन राम की जय होना है, धार्मिक शक्तियों की जय होना है, या अधार्मिक शक्तियों की जय होना है। मतलब जो गलत काम करने वाले लोग हैं, या उसको मैं और साफ करूं कि शासन की जय या शासित की जय। तो ये बहुत विचार दोनों में है। अगर आपको ये लगता है कि विचार के बगैर कोई साहित्य रचा नहीं जाता, तो आपको समझना होगा कि राजा की जय भी विचार है, लेकिन आधुनिक साहित्य में राजा की जय विचार नहीं है। वो बिल्कुल घटिया बात है। आज के साहित्य में जब तक आप बृहत्तर मानव मूल्यों के लिए नहीं खड़े होंगे, तब तक आप आधुनिक तो हो ही नहीं सकते। और यदि आप मानते हैं कि आधुनिक हैं, तो आपको बृहत्तर मानव मूल्यों के लिए, लेखक अपने हित के लिए भी नहीं, उसको बृहत्तर मानव मूल्यों से रचना के हित को, रचना के इष्ट को जोड़ना ही पड़ेगा। तो जब इसको मैं विजिबल करता हूँ, जब मैं इसको विजिबल करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एक बहुत खूबसूरत सी मानव आकृति है, लेकिन उस मानव आकृति में विचार का काम ऐसा है जैसे उसमें प्राण डाल दें। कोई युवती है, लेकिन अगर उसमें प्राण नहीं है तो उसका आकर्षण नहीं, और अगर उसमें प्राण है तभी उसमें सौंदर्य है। डेड बॉडी में कोई सौंदर्य नहीं होता, डेड बॉडी में कोई सौंदर्य नहीं देखता। दूसरी बात कि डेड बॉडी में हरकत नहीं होती। इसका मतलब विचार कहीं न कहीं हमारे सांसों की आने जाने की तरह उस हरकत से जुड़ा है, और वो हरकत नदी की जलधारा के समान भी हो सकता है कि उसमें गतिमानता हो। तो विचार में भी, इसीलिए विचार से फिर विचारधारा है कि उसमें गतिमानता होनी ही चाहिए। अब मैं अगर बहुत बढ़िया, मेरे लिए एक कसौटी दे दी वर्मा सर ने कि उसको उदाहरणों से बात नहीं हुई। अब मुझे तुरंत याद आया कंधे श्रवण कुमार की एक विचार है, पिता की एक सत्ता है, और वो पिता की सत्ता हम सब ये मानकर चलते हैं कि बेटा वही बढ़िया है जो बाप की आज्ञा को माने। और उस पूरी रचना में वो बेटा जो बाप की आज्ञा को मानता है वो हीरो नहीं है। वो बेटा जो कहता है पैराग्राफ खत्म करके जाऊंगा, लेखक कहीं ना कहीं उस बच्चे की तरफ है, वो जो आज्ञाकारी बच्चे की तरफ है। अब ये विचार है, पूरी परंपरा से टकराने की बात है। इसी तरीके से अगर मैं अकाल उत्सव पर जाऊं कि जब वो आखिर में जाकर कहते हैं कि यह सपना में कहो विचारी, वो यह सत्य गए दिन चारी। एक मिथक रामचरितमानस से उन्होंने उठाया और उठा के उसको अपने जीवन और समाज से जोड़ दिया, और वो जीवन और समाज का संदर्भ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना परसाई के काल में था। ये वैचारिक प्रतिबद्धता है, और इसी विचार की बात हम लोग कर रहे हैं। जब तक व्यंग में ये विचार का ये पहलू नहीं होगा, तब तक आप काल का अतिक्रमण तो नहीं कर पाएंगे। शायद आप लिखने का, जिसको शिवलाल जी खबरों की जुगाली एक शीर्षक दिया करते थे, जुगाली तो कर रहे हैं, लेकिन उस जुगाली का हासिल शायद कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे यही लगता है कि विचार रचना का प्राण है। अगर विचार के बगैर, जैसे सुधीर जी ने भी कहा उसको विस्तार से, तो ये रचना का प्राण होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर रचना में अगर विचार नहीं होगा तो रचना समझिए कि मृत देह के समान है, जिसका कोई आकर्षण नहीं है, और विचार में हमेशा गतिमानता होगी। विचार मुक्त या विचारहीन रचना मृत प्राय देह के समान है। मुझे यही समझ में आता है, और दो रचनाओं के माध्यम से मैंने अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। अब मैं
सुरेश मिश्र और तृप्त से कहूंगा ये क्या 1.5 मिनट में अपनी बात करें। जी सर, धन्यवाद। आज की जो विचार गोष्ठी थी उसमें विचार केंद्रित थे, तो इस बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज बाजार में विचार हवा की तरह फैला हुआ है। बस अंतर इतना है कि आज शोध नहीं हो रहा है, शोध की कमी है। कारण यह है कि कौवा कान ले गया की तर्ज पर लोग कौवे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन अपना कान चेक करना भूल जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज एक ही तथ्य को दो अलग अलग पक्ष प्रस्तुत करते हैं, और जब तक हमारी अपनी सोच नहीं होगी, जब तक हम शोध नहीं करेंगे, तो हम किसे गलत माने और किसे सही माने इसका अंतर नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि व्यंग्यकारों में कुछ लोग एक विषय को लेकर उसके समर्थन में लिखते हैं, कुछ लोग उसको लेकर विरोध में लिखते हैं, और जो आगे चलकर होता यह है कि जिनका भी पक्ष सही होता है वो ये भूल जाते हैं कि जिसने भी मतलब कि जो सही लिखते हैं उनका ये पता चलता है कि उनके अंदर कितनी गहराई सोच है। उदाहरण के लिए चाहे रमेश सैनी जी हो, चाहे ब्रजेश कानूनगो जी हो, चाहे सुधीर कुमार चौधरी जी हो, जितने भी आज के वरिष्ठ व्यंग्यकार जो अभी हैं, उनके व्यंग्य लेख पढ़ने से हमें यही एक लाभ मिलता है कि वे लोग कितना शोध करते हैं, तब जाकर उस टॉपिक पर लिखते हैं, और उसे पढ़ने के बाद विचार केंद्रित व्यंग्य लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब हो यह रहा है कि शोध न होने के कारण विचारों की कमी पड़ती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि पठन प्रक्रिया गहराई तक होनी चाहिए, और जब पठन प्रक्रिया बढ़ेगी तभी वो विचारों के प्रति एक पारदर्शिता ला पाएगा और उसे अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाएगा। जी सर, आपने ये अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्र जी, एक आपने अच्छी बात कही कि शोध होना चाहिए, और इसी के साथ मैं ठाकुर जी से भी आग्रह करूंगा 1 या 1.5 मिनट में अपनी बात करें। आपका माइक बंद है ठाकुर सर। अभी नहीं हुआ। ऑन नहीं हो रहा है उनका ऑडियो। खत्म। हाँ भैया ठाकुर साहब, हाँ उनका नहीं हो पा रहा है तो अच्छा। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे जी से आग्रह करता हूँ 1 या 1.5 मिनट में अपनी बात करें। दुबे जी, फिर राशिका चौबे जी से है। आपका माइक ऑफ है दुबे जी। सभी को नमस्कार। आभार रमेश सैनी सर, रमेश तिवारी सर। आज मैं अधिक बोलने के मूड में नहीं हूं, लेकिन आज रमेश सैनी सर से शुरुआत करके ही इतनी समृद्ध बातचीत सुनने को मिली, इतने समृद्ध विचार सुनने को मिले रमेश सैनी सर से शुरू कर राजेंद्र वर्मा सर तक, कि बहुत ही लाभान्वित हुआ। और आज जो एक चीज मैंने जो नोटिस की कि आज रमेश सैनी सर जब उन्होंने मीटिंग प्रारंभ किया, जब गोष्ठी प्रारंभ की, तो रमेश सैनी सर आज संचालक की भूमिका में नहीं थे। आज रमेश सैनी सर प्रथम वक्ता थे, और आज रमेश सैनी सर ने बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य दिया है। आज उनका संचालन नहीं था, तो उनके बहुत ही खूबसूरत और ज्ञानवर्धन वक्तव्य के लिए आभार। रमेश सैनी सर और रमेश तिवारी सर चूंकि संचालन में लगे रहते हैं, तो इन लोगों को सुनने का अवसर कम मिलता है, और बीच में चारों वरिष्ठ विद्वान लोगों को सुनकर लाभान्वित हुआ। और आखिर में फिर रमेश तिवारी सर तो जब आते हैं तो वो विवियन रिचर्ड्स की तरह धुआंधार बैटिंग करने लगते हैं। और अभी हमारे सुरेश कुमार उत्तृप्त सर तो उन्हें श्रीलंका पहुंचा रहे थे कि राम और रावण की बात की श्रीलंका घूम कर आए हैं क्या। भाषा को लेकर कुछ प्रश्न उठाए गए, ठीक है, इस तरह के विमर्श में कुछ प्रश्न उठते ही हैं जो अगले विमर्श की रूपरेखा तय करते हैं। तो उस पर अलग से एक मीटिंग रखी, अलग से एक गोष्ठी रखी जा सकती है। आज की जो गोष्ठी रही बहुत ही सारगर्भित, ज्ञानवर्धक रही, और हम लोग जैसे नवसिखियों को काफी इससे प्रेरणा मिलती है कि हम लोग ध्यान से पढ़े लिखें और जल्दीबाजी में न रहें। और सभी अग्रजों का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया, इस हेतु आभार। धन्यवाद
दुबे जी, यह तो आपका स्नेह और हमारे प्रति सम्मान है, मैं उसके लिए धन्यवाद। और साहित्य, हम जो बात कर रहे हैं अभी तक, जो बात की है विचारों की, उसकी और प्रभाव की, और इनका पक्षधरता की बातचीत करते हैं। जब हम पक्षधरता की बात करते हैं तो हमको कई बार महसूस होता है कि इसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो इस प्रभाव के बारे में परसाई जी का कहना है था, साहित्य का समाज में प्रभाव पड़ता है पर बहुत सूक्ष्म होता है, एक प्रक्रिया है लंबी, बहुत सूक्ष्म होता है, ऊपर से दिखता नहीं है। तो ये, और उसके बाद जो विचार की जब बातचीत होती है तो विचार में जो आज बातचीत आई हो, बातचीत में एक सबसे बड़ी बात जो आई है, हम पक्षधरता की बात कर रहे हैं। निश्चित है कि व्यंग में पक्षधरता की बात होगी, लेखक का पक्षधरता, तो वहां पर खगेंद्र ठाकुर कहते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा पर गौर से ध्यान देना होगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। उसमें प्रगतिशील विचारों और मूल्यों की धारा अधिक बलवती दिखती है। आज हम कबीर को कहीं ना कहीं रूप से हम कहते हैं कि ये वामपंथी विचारधारा से उत्पत्ति, जबकि वो 400 साल पुरानी बात है, वामपंथी तो 100 साल के लगभग की बात है। तो मैं विचारों से ही हम उनको आंख लेते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी राजनीति से हो। अगर वो पक्षधरता और शोषक के बारे में बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक जनता के बीच की विचारधारा है, समर्पित विचारधारा है, और हम उसको प्रगतिशील विचारधारा कह लेते हैं ये। और मैं हमारे मित्र राजशेखर चौबे जी से आग्रह करूंगा कि हमारे समूह के सभी लोग हैं, सबका आभार व्यक्त करें। जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ जी, धन्यवाद सैनी सर। आज बहुत ही अच्छी गोष्ठी हुई और सर ये ठाकुर साहब का बयान हो गया, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब बोलेंगे तो बोल बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आवाज आ रही? आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी आ रही। जी सर आ रही। बोल दीजिए। हाँ आ रही आ रही। सैनी साहब को बहुत धन्यवाद। आप मेरे मन में मुझे अवसर दिया। चारों ही वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत गंभीर बातें हुई हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और शिवम त्रिपाठी जी ने, दिलीप तेतरवे जी ने, चौधरी जी ने, लेकिन मेरे प्रश्न एक संशय का जब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो विचार और विचारधारा में जो अंतर की बात कही गई, बहुत सूक्ष्म फर्क बताया गया। और दूसरी बात, शोषित के पक्ष में खड़ी होने की बात कही गई। सवाल ये उठते और शोषित कौन है ये तय कौन करेगा? आज जो स्थितियां बन गई, जैसे कि अभिजीत जी ने कहा कि एक अफवाह चल रही है, एक उसके पक्ष में बोल रहा है, लेकिन ये सत्य क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का, लेखकों का अपनी आंख मूंद करके काम कर रहा है। सोच करने की जो बात आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी मतलब लिखा जाए या विचार व्यक्त किया जाए, उस पर गहन शोध होना चाहिए और शोध होने के बाद ही वो बात कही जानी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी बात है और बहुत परफेक्ट बात है। और तिवारी जी जो बातें कही उसे तो मैं अपने अपने ढंग से उसका अपना निष्कर्ष निकाल ही लूँ।
भी वो बोले या जो भी लिखते हैं और जिसके पता हो उसको सोच जन नहीं समझते। मैं बस्तर में रहा, मुझे मालूम है वहाँ आदिवासी बाकी नहीं थी, और यहाँ के आप भाई फसक का दायित्व या जो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, बुरा मत मानिएगा, मेरे को तो यही लगता है कि एक अफवाह का ही पक्ष अपने प्रधान उनके वाक़े को सामने लाना चाहिए और उस पर विचार होना चाहिए, उस पर सुधारना चाहिए, ये रहा। इसलिए धन्यवाद। अच्छा चलिए छोड़िए फिर, है ना, हम आपसे धन्यवाद। जी 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 हाँ, धन्यवाद ठाकुर साहब। एक प्रश्न आपने जो उठाया विचारधारा में जो सूक्ष्म अंतर है उस पर हम लोग बात करेंगे, और मैं चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि वो इस गोष्ठी में हमारे जो अतिथिगण हैं उनका जी धन्यवाद सैनी सर। आज की गोष्ठी में मैं शामिल थोड़ी देर से हो पाया, और प्रथम वक्ता सैनी जी और द्वितीय वक्ता सुधीर कुमार चौधरी जी को नहीं सुन पाया। बाकी उसके बाद मैंने सबको सुना और बहुत ही अच्छी गोष्ठी हुई। और इस गोष्ठी में श्री सुधीर कुमार चौधरी जी, दिलीप तेतरवे जी, रेणु देवपुरा जी और सेवाराम त्रिपाठी जी, चारों का वक्तव्य बहुत ही शानदार था और उन्होंने विषय से हट के बात कम ही की। और इसमें तिवारी जी ने, सैनी जी ने सब, और राजेंद्र वर्मा जी ने, ब्रजेश कानूनगो जी ने, अरुण खरे जी ने, सभी ने भी अपना योगदान दिया और उन सबको सुनकर हमें सीखने का मौका मिला। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें कहना चाहूँगा, एक दूसरे ग्रुप की बात है, विचार और विचारधारा से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ साझा करना चाह रहा हूँ। विवेक रंजन जी ने एक ग्रुप बनाया है साहित्यम, उसमें हो सकता है बहुत से लोग अपने साथी जुड़े भी होंगे। आज उसमें किसी ने, नाम तो मुझे याद नहीं है, किसी ने एक पोस्ट डाला था कि मोतीलाल नेहरू की पत्नी जो थी वो मुसलमान थी और नेहरू भी मुसलमान हैं और उनका पूरा खानदान मुसलमान है। हालांकि उस ग्रुप में सभी लोगों ने लगभग खिंचाई की, जो जिसने भी पोस्ट डाला था उसको, कि ये किस तरह का साहित्य है, क्या है। आज इसी तरह की विचारधारा और पल्लवित और पुष्पित हो रही है। इस सब से हम सबको सावधान होना चाहिए और गलत सलत जो प्रचार व्हाट्सएप और इसके माध्यम से हो रहा है, इसके प्रति हम लोगों को विरोध अपना दर्ज करना चाहिए कि पुरानी बातें उसी को सभी ग्रुप में भेजना और ये करना, और इस तरह से एक समाज में कटुता और वातावरण को दूषित करने का जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बड़ा क्षोभ होता है और शायद अधिकांश लोग मुझसे सहमत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अपने सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ और इस बारे में भी कभी चर्चा यदि हो कर सके तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद चौबे जी। हम अनूप शुक्ल जी 2 डिवाइस से जुड़े हुए थे हैं और मैं एकदम से जल्दबाजी में भूल गया। तो वैसे आज की गोष्ठी जो है, अगर आभार प्रदर्शन हो गया है बड़ा अनौपचारिक रूप से, किंतु इसको अनूप शुक्ल जी हमारी जो उत्तर गोष्ठी में है तो पहले वक्ता होंगे हैं और वो इस पर भी बात रख सकते हैं। और आज की जो गोष्ठी है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।